वेलकम टू स्टोरी की दुनिया और ये है हमारा माय मिस्टीरियस डॉक्टर मर्चेंट स्टोरी। इन सब में रोहन बिल्कुल शांत खड़ा था। धीरे धीरे उसे भी लगने लगा था कि इधिका एक थैंकलेस लड़की है। रोहन के उसके लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद वह उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आई। उन लोगों का ध्यान इधिका से हटाने के लिए रोहन ने कहा, अगर बातें करने के बजाय हम काम पर ध्यान देंगे तो सही रहेगा। वह काम नहीं कर रही है पर हम क्या कर रहे हैं? क्या चाहते हो गाइस? 2 दिनों बाद मैं इस्तीफा दे दूं? बिल्कुल नहीं रोहन, हम यह नहीं होने देंगे, एक सीनियर एम्प्लॉय ने कहा और उन सबको काम पर भेजने लगी। फिलहाल रोहन के लिए इधिका पर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी मैन इश्यू पर काम करना था। उसने सबको काम लगा दिया था और खुद भी उसी में लग गया। वही ऊपर आकर्ष के फ्लोर पर पृथ्वी आकर्ष के सामने खड़ा था। वह इधिका के हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहा था। आरती डिपार्टमेंट में थोड़ी देर पहले जो भी हुआ उस बारे में भी उसे पता था। वह आकर्ष से इधिका की शिकायत लगाने के लिए आया था। पृथ्वी सख्त अंदाज में बोला, वहाँ रोहन पागलों की तरह काम कर रहा है। उसकी सारी टीम इतनी डेडिकेटेड है ताकि रोहन को रिजाइन ना करना पड़े और हमारी मिस सिंघानिया आराम से लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ रही है। वह लोग सही कहते हैं। वह एक थैंकलेस लड़की है जो दिखने में खूबसूरत है। आकर्ष ने भौहें चढ़ाई और सिर हिलाकर कहा, क्या वह सुबह से उस लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रही है? हाँ, आते ही उसने अपनी एंट्री की और सीधे लाइब्रेरी में चली गई। लंच टाइम में लंच भी नहीं करने गई। वह किताबें पढ़ने में बिजी है, पृथ्वी ने बताया। कौन सी किताब? आकर्ष ने आगे पूछा। मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। शायद न्यू एनर्जी से रिलेटेड कोई बुक होगी, पृथ्वी ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। आकर्ष ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, ऐसे नजर रख रहे हो तुम उसके ऊपर? हालांकि आकर्ष ने पृथ्वी को यह काम ऐसे ही दिया था। फिर अचानक उसे कुछ एहसास हुआ तो वह खोए हुए अंदाज में बोला, जब से उसने राजवंश एम्पायर ज्वाइन किया है वह लाइब्रेरी में ही दिखाई दी है। इसका मतलब उसका राजवंश एम्पायर ज्वाइन करने का मकसद यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। आकर्ष के तेज दिमाग ने जल्द ही इधिका के इरादों को समझ लिया था। इधिका कौन सी किताब पढ़ रही थी यह उन सबके लिए जानना अब बेहद जरूरी हो गया था। पृथ्वी ने धीमी आवाज में कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं पता लगा लूंगा। पृथ्वी बोल रहा था, उतने में आकर्ष खड़ा भी हो गया था। उसने अपना ब्लेजर पहना और तेजी से बाहर जाते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है। आकर्ष खुद इधिका के पास लाइब्रेरी में जा रहा था। उसका गुस्सा देखकर पृथ्वी ने धीरे से कहा, इस लड़की की वजह से सर मुझ पर गुस्सा करने लगे हैं। पता नहीं किस मकसद से ये राजवंश एम्पायर की लाइब्रेरी खंगाल रही है। वहीं दूसरी तरफ आकर्ष लाइब्रेरी में पहुंचा तो उसने इधिका को न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में पाया। इधिका वहां खड़ी ऊपर शेल्फ में लगी किताबों को देख रही थी। अचानक उसकी नज़र एक बुक पर गई तो उसने जल्दी से एक सीढ़ी को वहां लगाया और उस पर चढ़कर उस बुक को उतारने लगी। आकर्ष गौर से उसी को देख रहा था। इधिका ने बुक लेने के लिए जब अपना हाथ ऊपर किया तो उसका टॉप कमर से काफी ऊपर चला गया था। उसकी कमर पतली और गोरी थी। अचानक उसे देखकर आकर्ष के मुंह से निकला, ये इतनी छोटी सी क्यों है? इसे आराम से मैं अपने हाथों में पकड़ सकता हूँ। अचानक आकर्ष को एहसास हुआ कि वह क्या सोच रहा है तो उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वह इधिका के बारे में यह सब नहीं सोचना चाहता था पर फिर भी उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आए। आकर्ष ने अपनी आंखें खोली और इधिका से बात करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। वही इधिका को जो बुक चाहिए थी वह उसे मिल गई थी। किताब मिलने की खुशी में इधिका यह भूल गई थी कि वह इस वक्त सीढ़ी पर चढ़ी हुई है। वह एक्साइटमेंट में दूसरी तरफ पलटी और उसका बैलेंस बिगड़ गया। गिरने के ख्याल से ही इधिका ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी लेकिन उसने महसूस किया कि किसी ने उसे बिल्कुल सावधानी से पकड़ रखा है।
इधिका ने आंखें खोली तो आकर्ष ने उसे थाम रखा था और उसके हाथ इधिका की कमर पर थे। इधिका के हाथ भी आकर्ष के सीने को जा लगे थे। एक पल के लिए उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। कुछ पल के लिए वह दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। इधिका का बैलेंस बनाने के लिए आकर्ष के हाथ उसकी कमर पर मूव हो रहे थे, जिससे इधिका ने शर्मिंदगी से अपनी आंखें बंद की और तुरंत खुद को संभालते हुए बोली, थैंक यू मिस्टर राजवंश, वो मेरा ध्यान नहीं था तो मैं गिरने वाली थी। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, आकर्ष ने जवाब दिया। इधिका अगर कुछ पल और आकर्ष के पास रुकती तो वह शर्मिंदगी से वहीं गिर जाती। इधिका जल्दी से दूसरी तरफ जाने लगी। वहीं आकर्ष का ध्यान अभी भी अपने हाथों की तरफ था, जिसमें थोड़ी देर पहले उसने इधिका को पकड़ रखा था। वह मन ही मन बोला, यह सच में छोटी सी है और मैं इसे आराम से थाम सकता हूँ। थोड़ी देर पहले जो भी ऑकवर्ड मोमेंट हुआ था, उसके बाद से उन दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। इधिका आकर्ष का सामना नहीं करना चाहती थी। एक पल के लिए ही सही, लेकिन वह उसकी आंखों और उसकी खुशबू में खो गई थी। आकर्ष उसी की तरफ आ रहा था। यह देखकर इधिका ने जल्दी से उस किताब को किसी दूसरी सेल्फ की ऐसी जगह पर रखा जहां पर किसी की नजर न जाए। वह जल्दी से आकर्ष की तरफ पलटकर बोली, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया है मिस्टर राजवंश, मुझे जाना होगा। जी बिल्कुल, आकर्ष ने सिर हिलाकर कहा। इधिका जल्दी से दौड़ते हुए वहां से चली गई। उसका चेहरा लाल हो रहा था। इधिका ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, यह क्या हो रहा है? मुझे मेरी हार्टबीट इतनी हाई क्यों है? बोलते हुए अचानक इधिका का हाथ अपनी कमर पर जा लगा, जहां थोड़ी देर पहले आकर्ष ने उसे पकड़ा था। इधिका ने खुद को वहां पर जोर से पिंच करके कहा, ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ इधिका सिंघानिया। इधिका नॉर्मल लड़कियों से थोड़ी अलग थी। वह काफी प्रैक्टिकल थी और उसने तुरंत ही अपने इस नए इमोशन को कंट्रोल कर लिया था। इधिका जल्द ही R&D डिपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी। वहां जाकर उसने देखा सब उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। पहले ऐसा नहीं था। वह सब उसके साथ अच्छे से बर्ताव करते थे। उनके चेहरे देखकर इधिका ने अपने मन में कहा, यह अचानक ये सब मुझे गुस्से में क्यों घूर रहे हैं? मैंने इनका क्या बिगाड़ा? जरूर इन्हें ज्यादा काम दिया होगा, तो उसका गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। इधिका ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इधिका वापस अपनी क्यूबिकल में जाकर बैठ गई थी। उसने थोड़ी देर वहां बैठकर काम करने का दिखावा किया और वापस लाइब्रेरी की तरफ जाने लगी। आखिर उसे वह बुक जो लेनी थी, जो उसने छुपाई थी। इधिका जैसे ही क्यूबिकल से बाहर निकली, लक्ष्य ने उसे देखा तो तुरंत पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? वह लाइब्रेरी में, मुझे कुछ काम है, इधिका ने जवाब दिया। अभी मत जाओ, ऑफिस खत्म होने के थोड़ी देर पहले चली जाना, लक्ष्य ने उसे टोकते हुए कहा। और वह क्यों? इधिका ने भौहें चढ़ाकर पूछा। वह आगे बोली, रोहन सर ने मुझे कहा था कि काम हो जाने के बाद मैं लाइब्रेरी में जा सकती हूँ, अभी मेरे करने लायक कुछ नहीं है। इधिका की बात सुनकर लक्ष्य ने तुरंत इधर उधर देखा। वह जानता था कि इधिका की इस बात को सबने अजीब तरीके से लिया था और वही हुआ था। सब इधिका की तरफ अजीब नजरों से घूर रहे थे। लक्ष्य नहीं चाहता था कि इधिका की ऑफिस में इमेज खराब हो। उसने उसे काफी शांति से समझाते हुए कहा, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि काम हो जाने के बाद तुम जा सकती हो। अच्छा, मैंने तुम्हें वीकेंड पर जो काम दिया था वह तुमने किया या नहीं? हाँ मैंने कर दिया है, इधिका ने बेपरवाही से कहा। मैं जानता हूँ वह थोड़ा मुश्किल है और एक रात में नहीं हो सकता। तुम उसे बीच में भी नहीं छोड़ सकती हो। ऐसा करो, उस पर काम करने की कोशिश करो, लक्ष्य ने जवाब दिया। इधिका ने गहरी सांस दी और थोड़ी तेज आवाज में कहा, देखो तुमने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा मैंने उन्हें कर दिया है। मैंने तुम्हें मेल भेजा तो था, लेकिन वह तो एक खाली ईमेल था,
लक्ष्य ने जवाब दिया। फिर वह दौड़कर अपने डेस्कटॉप की तरफ गया और मेल को देखा तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। मेल अब इस बार पूरा खुला हुआ था। चलो भाई, अब तो इन्हें यकीन हो गया कि इधिका दिन भर इधर उधर घूमकर टाइम खराब नहीं करती है। देखते हैं बुराई करने वाले लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है। उनका रिस्पॉन्स अगले पार्ट में आएगा। तब तक आप इस पार्ट पर अपना रिस्पॉन्स दे दें। प्लीज पढ़कर लाइक और कमेंट करो यार। आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं दिन में 3 चैप्टर पब्लिश करूंगी। कमेंट्स 22 व्यू ऑल शेयर योर थॉट्स। 99 लाइक्स, 5 शेयर्स। https://pocketnovel.tonyalien.me/tsz/npppfhfs CH48 इधिका को जॉब से निकाला। लक्ष्य इधिका को काम पर जाने के लिए फोर्स कर रहा था, जबकि वह लाइब्रेरी में जाना चाहती थी। इधिका ने उसे बताया कि उसने फ्राइडे को ही उस इशू को सॉल्व कर दिया था। उसने लक्ष्य को मेल भी किया था। लक्ष्य का मेल ब्लैंक दिख रहा था, तो वह दौड़कर वापस गया और अपना लैपटॉप ऑन करके मेल को वापस देखा। उसके साथ एक अटैचमेंट लगा हुआ था। जैसे ही लक्ष्य ने उसे डाउनलोड करके देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वह अपनी आंख मसलकर उसे गौर से देखने लगा। जिस टेक्निकल इश्यू को सॉल्व करने में उन्हें 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया था, उसे इधिका ने कुछ घंटे में सॉल्व कर दिया था। लक्ष्य हर एक कोड को गौर से पढ़ने लगा। वह काफी कॉम्प्लिकेटिव था, तो उसे टाइम लग रहा था। इसी बीच इधिका ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर बिना कुछ बोले लाइब्रेरी की तरफ जाने लगी। ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो, इधिका ने सिर हिलाकर कहा और लिफ्ट के अंदर इंटर करने लगी। वहां लिफ्ट में पहले से ही काफी सारे लोग थे। उसके आने के बाद 1-2 लोग और आए और लिफ्ट ओवरलोड होने की वजह से आवाज करने लगी। उस लिफ्ट में सभी एम्प्लॉइज R&D डिपार्टमेंट में काम करने वाले ही थे। रिसर्च के लिए उन्हें अक्सर लाइब्रेरी जाना होता था। सब अजीब नजरों से इधिका की तरफ देखने लगे। उनमें से किसी एक ने काफी निर्दयता से कहा, इधिका तुम बाहर निकल जाओ। ऐसे लग रहा था जैसे वह इधिका की किसी बात से नाराज हो। उसने काफी रूखे तरीके से कहा था। इधिका ने उनकी तरफ देखकर सिर हिलाकर कहा, लेकिन मैं आखिर में नहीं चढ़ी थी। जो आखिर में आया था, उन्हें बाहर निकालो ना। हाँ, जानते हैं ऐसी जगह पर पहले आओ और पहले पाओ वाली बात लागू होती है, लेकिन हम सब जल्दी में हैं और हमें काम भी है। तुम्हें कोई काम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम को समझो और बाहर जाओ, उस लड़के ने सख्ती से जवाब दिया। बाकी सब उसका सपोर्ट करने लगे। उनमें से एक लड़की बोली, यह सही कह रहा है। तुम तो लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने के लिए ही तो जा रही हो। थोड़ी देर रुककर चली जाओगी तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। चलो अब बाहर निकलो भी। क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो? दूसरे लड़के ने कहा। तुम्हारी वजह से अगर रोहन सर ने हम पर गुस्सा किया तो हम तुम्हारा नाम ही लेने वाले हैं। पहले ही वह इतने परेशान हैं, एक और आदमी ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह इधिका से कोई दुश्मनी निकाल रहे हो। सब इधिका को बाहर निकालने के सपोर्ट में ही थे। इधिका को उनकी इस नाराजगी का मतलब नहीं समझ आया। वह बिना कुछ बोले लिफ्ट से बाहर आ गई थी। इधिका ने बाहर जाकर इधर उधर देखा। राजवंश एम्पायर में टोटल 10 लिफ्ट थी, लेकिन सभी बिजी चल रही थी। इधिका ने सिर हिलाकर कहा, लगता है फिर से किसी इश्यू में उलझ गए होंगे, तभी सारे रिसर्चर्स इतना गुस्सा थे। कोई नहीं, थोड़ा वेट कर लेती हूँ। इधिका वहां खड़े होकर लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगी। ऊपर लिफ्ट में जाने वाले लोग बिल्कुल शांत थे। अचानक से उनमें से एक ने कहा, हमने उसके साथ ज्यादती तो नहीं की ना? मुझे बुरा लग रहा है। हमने उसे लिफ्ट से निकाल दिया था। हमने जो किया वह बिल्कुल सही था। वह लापरवाह लड़की है।
खुद तो कुछ करती है नहीं और हम जो करते हैं उसमें उसे बेवजह का क्रेडिट मिल जाता है क्योंकि वह हमारी टीम मेंबर है, दूसरी लड़की ने सख्त शब्दों में कहा। हाँ, हमारी वजह से उसे बोनस भी मिलेगा जबकि उसने कुछ किया ही नहीं। ज्यादा मत सोचो, काम पर ध्यान देते हैं। रोहन सर को हमारी जरूरत है, एक लड़के ने जवाब दिया। इधिका के बर्ताव के आधार पर उन्होंने एक दूसरे को यही तसल्ली दी कि उन्होंने जो भी किया वह सही था। वहीं दूसरी तरफ इधिका लाइब्रेरी पहुंच चुकी थी। वहां जाते ही वो सीधे उस किताब की तरफ बढ़ी जो उसने छुपाई थी। इधिका उस किताब को ढूंढते हुए बोली, उस बुक में वह सभी इंफॉर्मेशन है जो मुझे चाहिए। दादी ठीक हो जाएगी तो वही सारा सच बता सकती है। पर अफसोस, इधिका को वह किताब वहां नहीं मिली जहां उसने छुपाई थी। वह हैरान रह गई। उसने हड़बड़ी से चारों तरफ देखा और फिर हर एक शेल्फ में जाकर उसे देखने लगी। उसे वह किताब फिर भी नहीं मिली थी। इस लाइब्रेरी से किताब आसानी से बाहर नहीं ले जाई जा सकती है। फिर अचानक से किताब कहाँ गायब हो गई, इधिका हैरानी से बोली। फिर उसके दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ तो वह बोली, यहाँ से सिर्फ एक ही इंसान किताब को आसानी से लेकर जा सकता है। कहीं आकर्ष ने तो उसे नहीं लिया? उसने देखा भी लिया था जब मैंने उस बुक को वहां रखा था। जरूर उसी ने लिया होगा। उसे मुझ पर यकीन भी नहीं है। इधिका का चेहरा उतर गया था क्योंकि वह किताब आकर्ष के पास थी। चाहकर भी वह उसे लाने नहीं जा सकती थी। वहीं आकर्ष अपने केबिन में बैठकर उसी किताब को देख रहा था। वह एक मोटी किताब थी जो न्यूरोसाइंस के बारे में थी। आकर्ष को अपनी दादी के हेल्थ के बारे में अच्छे से पता था। वह किताब काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन इधिका उस किताब को क्यों पढ़ रही थी यह उसे समझ नहीं आया। आकर्ष ने गहरी सांस लेकर कहा, इस लड़की का कुछ समझ नहीं आता है। क्या इसने एक न्यूरोसाइंस की बुक हासिल करने के लिए राजवंश एम्पायर को ज्वाइन किया है या कोई और मकसद है? आकर्ष गहरी सोच में डूबा था तभी पृथ्वी वहां पर आया। उसने आते ही इधिका की सारी हरकतों की जानकारी आकर्ष को दी। सब कुछ बताने के बाद वह बोला, मिस सिंघानिया इस बात का पूरा फायदा उठा रही है कि आपकी दादी उन्हें पसंद करती है। वह अपनी मर्जी से काम करती है। जहां सब कड़ी मेहनत कर रही हैं, वहां वह टाइम पास करते हुए इधर-उधर घूम रही है। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि आपने उसे एक ऐसे फील्ड में जॉब दी है जो फ्यूचर में उसके काम आ सकता है, पर वह इसका फायदा उठाने के बजाय फ्री में सैलरी लेना चाहती है। वो यहाँ काम करने के लिए नहीं आई है, आकर्ष ने पृथ्वी की तरफ देखकर कहा। पृथ्वी कन्फ्यूजन से आकर्ष की तरफ देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आकर्ष इधिका की तरफदारी कर रहा है। वह इसे अपनी गलतफहमी समझकर भूल जाना चाहता था। फिर पृथ्वी की नजर आकर्ष के हाथ में पकड़ी किताब पर गई। उसने उसे देखकर कहा, यह बुक हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई नहीं लग रही है। गलती से यहाँ आ गई है क्या? पृथ्वी के कहते ही आकर्ष ने किताब की तरफ देखा। उसे अभी भी याद था कि इस बुक को लेकर इधिका कितनी एक्साइटेड हो गई थी कि वह नीचे तक गिर गई थी। मैं मिस सिंघानिया को ऊपर बुलाऊं? पृथ्वी ने पूछा। आकर्ष ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। अचानक उसे कुछ आया। कुछ देर पहले इधिका के नीचे गिरते ही आकर्ष ने इधिका को अपनी बाहों में थामा था। इधिका उसके बिल्कुल करीब थी और पहली बार उसने इधिका को टच किया था। वो सब सोचकर आकर्ष के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आई। आकर्ष ने किताब को बंद करके नीचे रखते हुए कहा, हाँ, ऐसे ही आ गई थी और इसकी मुझे जरूरत भी नहीं है। अब तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम करना है। आकर्ष ने पृथ्वी को भेज दिया था। वहीं इधिका उस किताब के बारे में सोच रही थी। वह मन ही मन बोली, मुझे वह किताब किसी भी हालत में चाहिए। मुझे आकर्ष के पास जाकर वह बुक लानी होगी। इधिका जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक उसे भी वह मोमेंट याद आ गया
जब कुछ देर पहले आकर्ष ने उसे थामा था। उसका चेहरा लाल हो गया और वह वापस दूसरी तरफ पलटकर बोली, नहीं, मुझे नहीं होगा। मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? मैं बाद में ले लूंगी बुक को। अभी उससे दूर रहना ही ठीक है। इधिका वापस से R&D डिपार्टमेंट में आ गई। वह लिफ्ट से निकलकर आगे की तरफ जाने लगी तो उसने देखा रोहन और कुछ टीम मेंबर्स खुद को एक्टिव रखने के लिए कॉफी पी रहे थे। इधिका ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर बेपरवाही से आगे जाने लगी। उसे इतना लापरवाह देखकर रोहन खुद को रोक नहीं पाया। वह तेज आवाज में बोला, इधिका, यह ऑफिस है, कोई शॉपिंग मॉल नहीं जो तुम इधर से उधर घूमती रहती हो। रोहन का साथ देते हुए एक लड़का बोला, सर बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम सब अपने काम में इतने बिजी हैं कि छोटे मोटे काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए। अगर तुम हमारे साथ प्रोजेक्ट में शामिल होती हो तो तुम्हें भी एक्सपीरियंस मिलेगा और तुम्हारे फ्यूचर में काम आएगा। रोहन ने उसे काफी प्यार से समझाते हुए कहा। रोहन भले ही इधिका से नॉर्मली बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बाकी टीम मेंबर्स उसे बुरी तरह चिढ़े हुए हैं। हम सब एक टीम मेंबर्स हैं। अगर हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो हम सबको बोनस मिलेगा और उनमें तुम भी हो। तुम हम सबसे कम एक्सपीरियंस्ड हो, फिर भी हमने कभी तुम्हें छोटा नहीं समझा। क्या तुम बिना कुछ काम किए ही हमारी कामयाबी में हिस्सा पाना चाहती हो? रोहन के पास खड़ी एक लड़की ने कहा। तुम्हें यहाँ सिफारिश के दम पर नौकरी मिली है, लेकिन फिर भी हमने यही सोचा कि तुम्हें अच्छा नॉलेज देंगे और आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारी हरकतें देखकर लगता है कि तुम काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, एक लड़के ने कहा। इधिका चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसने गहरी सांस ली और फिर उनसे पूछा, अच्छा ठीक है, बताओ मैं किस तरह से तुम लोगों की हेल्प कर सकती हूँ? वह लड़का जवाब में बोला, ठीक है, तुम टेक्निकल इश्यूज में हमारी हेल्प नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम्हें इतना नॉलेज नहीं है, पर कम से कम छोटे मोटे काम तो कर ही सकती हो। हमें बहुत सारी बुक्स की जरूरत पड़ती है, कई बार कुछ प्रिंट करना होता है, कॉफी चाहिए होती है। तुम हमारे लिए यह सब काम कर सकती हो। इधिका ने उसकी तरफ घूर कर देखा और फिर पूरी सख्ती से कहा, आई एम सॉरी, पर यह मेरे काम का हिस्सा नहीं है। इधिका ने काफी जगह काम किया था तो वह जानती थी कि जिन्हें कम एक्सपीरियंस होता था अक्सर उनसे इसी तरह के छोटे मोटे काम कराए जाते थे। राजवंश एम्पायर से मिलने वाली सैलरी ठीक ठाक थी और बदले में उसने फ्राइडे को 3 बड़े काम किए थे। उसके हिसाब से वह फ्री में सैलरी नहीं ले रही थी। उसके बदले में उसने अच्छा खासा काम किया था। इधिका को अंदाजा नहीं था कि वह सब लोग उस काम को लेकर इतना परेशान हो रहे हैं जो उसने 2 दिन पहले ही निपटा दिया था। इधिका का जवाब सुनकर वह लड़का गुस्सा हो गया। वह बोला, कैसी लड़की हो तुम? इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे कहीं की राजकुमारी हो और हम तुम्हारे अंडर काम करने वाले सेवक। सब इधिका से पहले से ही नाराज थे। अब वह उसके बर्ताव से और ज्यादा गुस्सा हो गए थे। रोहन उसकी मदद करना चाहता था पर इधिका ठीक से पेश नहीं आ रही थी। अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने इधिका के लिए नक्श से पंगा लिया था। रोहन का गुस्सा अब उसके काबू में नहीं हो रहा था। वह इधिका पर चिल्लाकर बोला, अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो चली जाओ यहाँ से। हमें ऐसी शख्स की कोई जरूरत नहीं है जो बिना काम किए ही मुफ्त में बोनस लेना चाहता हो। इधिका ने रोहन की तरफ देखा। उसे लगा नहीं था कि वह उसके साथ इतना रूड हो जाएगा। वहीं लक्ष्य अभी तक इधिका के सॉल्व किए हुए प्रॉब्लम को समझ रहा था। वह काफी देर से इस अटैचमेंट में खोया हुआ था। जब उसे सब समझ में आ गया तो वह खुशी से जोर से उछला। लक्ष्य के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी चौंक गए थे। रोहन लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगा लेकिन तभी उसकी नजर इधिका पर पड़ी तो वह सख्ती से बोला, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है।
तुम जिस किसी की भी सिफारिश पर आई हो उसी के पास बैठो और उसका काम करो। मुझे अपनी टीम में तुम्हारे जैसे मेंबर नहीं चाहिए। मैं वापस आऊं तब तक तुम मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। रोहन ने इधिका को काम से निकाल दिया था। CH49 ब्रिलियंट इधिका। इधिका के बेपरवाही की वजह से रोहन उससे इस हद तक गुस्सा हो गया था कि उसने उसे काम तक से निकाल दिया था। वहीं लक्ष्य ने जब इधिका के भेजे हुए पूरे मिल को समझ लिया था तो वो जोर से एक्साइटेड होकर चिल्लाया। सभी उसकी तरफ दौड़ कर गए। रोहन को देखते ही लक्ष्य खुश होकर बोला, उसने ये कर दिखाया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तुम क्या बोल रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो जो इस तरह चिल्ला रहे हो? रोहन ने सिर हिलाकर कहा। टीम के बाकी मेंबर्स भी रोहन की तरह लक्ष्य को पागल समझ रहे थे। रोहन की असिस्टेंट सानिया ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो लक्ष्य? हम सभी लैब में काम कर रहे थे। वहाँ तुम्हारी जरूरत थी और तुम यहाँ पर बैठकर पागलों की तरह हरकतें कर रहे हो। रोहन ने लक्ष्य की तरफ देखकर सख्ती से पूछा, तुमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है? लक्ष्य ने हाँ में सिर हिला दिया। वो मुस्कुरा कर बोला, हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। उसके बाद लक्ष्य ने रोहन का हाथ पकड़ा और उसे अपने वर्क स्टेशन पर लेकर गया। उसने लैपटॉप पर उसे दिखाते हुए कहा, देखा हमने इस तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया था। हमें लगा था मेन इश्यू कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग से सॉल्व होगा और इस चक्कर में हमने आसान तरीकों पर ध्यान नहीं दिया। ये देखो, ये कितना आसान था और हम इसे नहीं कर पाए। इधिका ने मेल में सब कुछ समझाया था। उस हिसाब से लक्ष्य ने पूरी प्रॉब्लम को उनके सामने खोलकर रख दिया था। सब कोई हैरानी से लक्ष्य की तरफ देख रहे थे। हर कोई अब लक्ष्य की तारीफ कर रहा था। सानिया ने कहा, तुम्हें देखकर लगा नहीं था कि तुम इसे कर पाओगे। तुमने कमाल कर दिया। अब रोहन सर को रिजाइन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, हमने लक्ष्य को काफी अंडर एस्टिमेट किया। ब्रिलियंट लक्ष्य, एक और एम्प्लॉय ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। रोहन अभी भी अविश्वास से लैपटॉप की तरफ देख रहा था। अचानक उसने नोटिस किया कि वो मेल इधिका ने भेजा था। रोहन ने लक्ष्य की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछा, इस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया है लक्ष्य? वो अभी भी कंफर्म करना चाहता था। ये मुझे इधिका ने भेजा था। उसने फ्राइडे को ही इसे सॉल्व कर दिया था। एक्चुअली मुझे वीकेंड होने की वजह से घर जाने की जल्दी थी, तो मैंने इसे चेक नहीं किया। लक्ष्य ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। लक्ष्य के बताते ही सब कोई बाहर की तरफ देखने लगे। रोहन ने थोड़ी देर पहले उसे काम से निकला था। वो तेज कदमों से चलते हुए बाहर की तरफ गया। उसके पीछे बाकी टीम मेंबर्स भी आ रहे थे। इधिका अभी भी वहीं पर हाथ बांधे खड़ी थी। उन सब के लिए यकीन कर पाना मुश्किल था कि जिस मैन इश्यू को वो पिछले 1 महीने से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उसे इधिका ने 1 दिन में सॉल्व कर दिया था, जबकि फ्राइडे को ही उसने ज्वाइन किया था। इधिका भी अब पूरे मामले को समझ गई थी। उसने उन सब की तरफ देखकर कहा, तो क्या ये वो प्रॉब्लम थी जिसके लिए आप सब लोग इतना परेशान हो रहे थे? ये तो कब की सॉल्व हो चुकी है। फिर आप लोग इतना परेशान क्यों थे? रोहन इधिका के पास आया और उससे पूछा, तुम सच में एक अंडर ग्रेजुएट ही हो ना? हमने यहाँ PhD किया हुआ है और हमसे भी ये नहीं हुआ था। किसी की भी कैपेबिलिटी उसकी डिग्रीज पर डिपेंड नहीं करती है। इधिका ने सिर हिलाकर कहा। हाँ, उम्र कम होने की वजह से इधिका पढ़ाई में आगे भले ही ना बढ़ पाई हो, लेकिन इतनी कम उम्र में उसने बिना पढ़े हुए भी काफी कुछ हासिल कर लिया था। शायद इसकी एक वजह ये थी कि आयशा की वजह से उसे कॉलेज में ज्यादा ध्यान देने का मौका नहीं मिला, तो उसने अपनी स्टडी को साइड में करके अपनी कैपेबिलिटी को निखारने में वक्त दिया था। कुछ देर के लिए वहां बिल्कुल चुप्पी छा गई। फिर एक लड़की आगे आई और उसने इधिका से माफी मांगते हुए कहा, मैंने लिफ्ट में तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया था। मुझे उसके लिए माफ कर दो। मुझे वो नहीं करना चाहिए था।
उस लड़की के पास एक और लड़का आगे आया और रिधिका से बोला, मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हें ये कहा था कि तुम हमारी मेहनत पर बोनस लेने वाली हो जबकि तुमने कुछ नहीं किया। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तीसरा लड़का आगे आकर बोला, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें हमसे कुछ सीखना चाहिए जबकि तुम तो पहले से ही काफी कुछ जानती हो। आई एम रियली सॉरी जो मैंने तुम्हें हम सबके लिए काफी लाने जैसा छोटा काम करने को कहा। हम सब ने तुमको काफी कम आका, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, सानिया ने कहा। वो सभी तुरंत अपनी गलती मानते हुए इधिका से माफी मांग रहे थे। इधिका समझ गई थी कि रिसर्चर सुबह से ही काफी परेशान थे। वो सब दिल के बुरे नहीं थे। जो भी हुआ वो उनकी परेशानी की वजह से हुआ था। इधिका ने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया और काफी हल्के तरीके से कहा, कोई बात नहीं। आपने तो वो सब बातें कही थी लेकिन किसी ने तो यहाँ मुझे काम तक से निकाल दिया था। बोलते हुए इधिका ने रोहन की तरफ देखा, जिसने अभी तक सॉरी नहीं कहा था। रोहन ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखते हुए इधिका के सामने आया। रोहन ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, हमारी टीम में तुम्हारा स्वागत है मिस सिंघानिया। रोहन ने पहले उसका वेलकम नहीं किया था क्योंकि वो सिफारिश के दम पर वहां आई थी और ये रोहन को बिल्कुल पसंद नहीं था। अब उसने इधिका की कैपेबिलिटी को देखते हुए उसका पूरा दिल से स्वागत किया था। सभी इधिका के लिए तालियां बजा रहे थे। अचानक सबकी नजर दरवाजे पर गई क्योंकि वहां से भी तालियों की आवाज आ रही थी। उन्होंने उस तरफ देखा तो उनकी टीम का डायरेक्टर और नक्श उनकी तरफ आ रहे थे। नक्श थोड़ा गुस्से में लग रहा था। डायरेक्टर उनके पास आकर इधिका की तरफ देखते हुए बोला, आजकल के यंगस्टर्स को कम नहीं समझना चाहिए। अब मिस सिंघानिया को ही देख लीजिए। किसे लगा था कि इतनी कम उम्र की लड़की जो अभी अभी ग्रेजुएट हुई है वो इतने बड़े इशू को सॉल्व कर सकती है। इन सब में नक्श इधिका को घूर कर देख रहा था। वो काफी सालों से उसके पीछे था तो इधिका की योग्यताओं को अच्छे से जानता था। नक्श का इधिका से प्यार करने की वजह सिर्फ उसकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि उसकी इंटेलिजेंस भी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि इधिका इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगी। अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो एक दिन डॉक्टर मर्चेंट की तरह फेमस होने वाली थी। नक्श ने अपने मन में कहा, फ्यूचर में भले ही इधिका डॉक्टर मर्चेंट के लेवल तक चली जाए पर अभी तो वो डॉक्टर मर्चेंट के आसपास भी नहीं है। ये लड़की इतना परफेक्ट कैसे हो सकती है? ऊपर से मैं इससे शादी भी नहीं कर सकता। इधिका का एक नाजायज औलाद होना जरूरी था क्या? बहुत बुरा लगता है अपने ही प्यार को छोड़ना। नक्श को अफसोस होता था कि इधिका के इतनी परफेक्ट होने के बाद भी वो उससे शादी नहीं कर सकता था। उसने अपनी जलन को मन ही मन दबाया और फिर रोहन की तरफ बढ़ते हुए बोला, तो तुम लोगों ने ये कर दिखाया। मुझे लगा इसके लिए मुझे डॉक्टर मर्चेंट को परेशान करना होगा। जैसे ही सबने नक्श के मुंह से डॉक्टर मर्चेंट का नाम सुना वो सब हैरान रह गए। डॉक्टर मर्चेंट वहां उन सबके आइडियल थे और वो आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगे। क्या अभी अभी इन्होंने डॉक्टर मर्चेंट का नाम लिया? मेरा सपना है कि मैं एक बार उनसे मिलूं, एक लड़की ने कहा। दूसरी लड़की उसकी बात पर सहमति जताते हुए बोली, अगर मैं जिंदगी में एक बार डॉक्टर मर्चेंट से मिल लूं तो मेरे लिए वही काफी होगा। फिर मैं पूरी उम्र सिंगल रह सकती हूँ। ज्यादातर लोगों को यही गलतफहमी थी कि डॉक्टर मर्चेंट कोई आदमी है। नक्श ने उनकी बातों को सुना तो उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने रोहन से भौहें उठाकर कहा, वैसे डॉक्टर मर्चेंट हमारे कांटेक्ट में है तो हम उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। हम इतनी छोटी सी बात के लिए उन्हें परेशान नहीं कर सकते हैं। रोहन ने सख्ती से जवाब दिया। बात छोटी हो या बड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे लिए काम कर रही हैं तो हम उन्हें जितना काम ले सकते हैं वही काफी है, नक्श ने जवाब दिया।
नक्श जानबूझकर सबके सामने डॉक्टर मर्चेंट का नाम ले रहा था ताकि सब उसके फेवर में आ जाए, लेकिन वहीं जब इधिका ने उसके मुंह से डॉक्टर मर्चेंट का नाम सुना तो गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई थी। इधिका मन ही मन बड़बड़ा कर बोली, मैंने आयशा को क्लियरली मना किया था, फिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। नक्श का कॉन्फिडेंस साफ बता रहा है कि आयशा ने उसे झूठ बोला है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नक्श ने एक बार फिर से सबके सामने कोशिश करते हुए कहा, सोच लो रोहन, आगे भी तुम्हें काम के लिए डॉक्टर मर्चेंट की जरूर मिलेगी और मैं उनकी हेल्प तुम्हारे लिए प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इधिका को मेरी टीम में भेजना होगा। वो मेरी असिस्टेंट बनेगी तो मुझे ज्यादा आसानी होगी काम करने में। नक्श ने सबके सामने जानबूझकर ये शर्त रखी ताकि वो सब रोहन को समझाएं और इधिका के बदले उन्हें डॉक्टर मर्चेंट का गाइडेंस मिले। वैसे भी डॉक्टर मर्चेंट के अंडर वो सब भी काम करना चाहते थे। बदले में उन्हें इधिका को टीम 2 में भेजना था और ये कोई बड़ी बात नहीं थी। नक्श ने सारा फैसला रोहन पर छोड़ दिया था। इधिका को इन सब में बहुत गुस्सा आ रहा था। नक्श उनकी टीम में फूट डालने की कोशिश कर रहा था। पूरा फैसला रोहन पर था तो सब कोई उम्मीद से रोहन की तरफ देख रहे थे। वो सब भी डॉक्टर मर्चेंट को चाहते थे। नक्श ने आगे कहा, सोच लो रोहन, इधिका डॉक्टर मर्चेंट के आगे कुछ भी नहीं है। तुम्हारी पूरी टीम का इससे भला हो जाएगा। ये सिर्फ मेरे हाथ में है जो मैं डॉक्टर मर्चेंट को तुम सबके गाइडेंस के लिए प्रोवाइड करवा सकता हूँ। उसने अपना आखिरी हथियार डाल दिया था। रोहन उसके सामने आया और नक्श की आंखों में देखते हुए सख्ती से कहा, नहीं। रोहन ने सीधे सीधे ना कर दिया था। इधिका भी हैरान थी। रोहन ने एक बार फिर एक बड़ी कुर्बानी दी थी, वो भी इधिका को नक्श से बचाने के लिए। नक्श इतने से ही हार नहीं मानने वाला था। उसने आगे कहा, तुम अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हो। हमारी कंपनी में हमेशा वोटिंग चलती है और तुम्हारी टीम तुम्हारे साथ खड़ी रही है। अपने टीम मेंबर्स से भी तो पूछो कि वो क्या चाहते हैं, डॉक्टर मर्चेंट या इधिका सिंघानिया? पूछो उन्हें क्या चाहिए। रोहन ने अपनी टीम की तरफ देखा तो उन सब के चेहरे शांत थे। इधिका इन सब में काफी इरिटेट हो गई थी। उसने अपनी पहचान इसलिए छुपाई थी कि उसे परेशानी का सामना न करना पड़े, लेकिन अब उसकी इसी पहचान छुपाने की वजह से लोग गलत फायदा उठा रहे थे। इधिका ने गहरी सांस ली और नक्श के पास जाकर गुस्से में बोली, क्या डॉक्टर मर्चेंट इस बारे में जानते हैं कि तुम उनका नाम लेकर खुलेआम सौदेबाजी कर रहे हो? क्या तुमने मुझसे पूछा इस बारे में? और मैं तुमसे क्यों पूछूं? नक्श ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, तुम इन सब से दूर रहो इशिका। तुम अभी नई आई हो और टीम के अंदर के फैसले लेने के काबिल भी नहीं हो। इन्हें सोचने दो। तुम्हारी राय यहाँ मायने नहीं रखती है। नक्श अभी भी बेशर्मी से सौदेबाजी पर तुला हुआ था। और डॉक्टर मर्चेंट का क्या? क्या उनकी राय भी मायने नहीं रखती है? क्या ये सब करने से पहले तुमने उनसे पूछा? इधिका गुस्से में उस पर चिल्ला पड़ी थी। नक्श हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम डॉक्टर मर्चेंट को जानती हो? वो क्या सोचते हैं, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? इधिका ने नक्श की आंखों में देखा और बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, लेना देना है क्योंकि वो मैं हूँ। CH50 इधिका की शर्त। इधिका को हासिल करने के लिए नक्श हर हद पार कर रहा था। उसने रोहन की टीम के सामने यह शर्त रख दी थी कि अगर उन्हें डॉक्टर मर्चेंट का गाइडेंस चाहिए तो उन्हें इधिका को उसकी टीम में भेजना होगा। नक्श ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसने डॉक्टर मर्चेंट को खरीद लिया हो। इधिका की असली पहचान से अनजान नक्श लगातार डॉक्टर मर्चेंट के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। इधिका को गुस्सा आने लगा। वह नक्श के पास गई और लगभग अपनी सच्चाई बताने ही वाली थी। मैं ही हूँ, इधिका बोली। वह अपनी बात पूरी करके यह कह पाती कि मैं ही हूँ डॉक्टर मर्चेंट,
उतने में लक्ष्य उनके बीच में आया और तेज आवाज में बोला, मुझे रोहन सर के किसी भी डिसीजन से प्रॉब्लम नहीं है। हमारी टीम डेडिकेट होकर काम करती है, तो हमें नहीं लगता कि हमें इधिका को आपको सौंपना चाहिए। लक्ष्य के बाद पूरी टीम एक सुर में बोली, हाँ, हमें भी रोहन सर के डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब उनके हिसाब से ही काम करेंगे। इधिका ने उन सबके चेहरों की तरफ देखा, जो आंखों ही आंखों में उसका साथ देने का वादा कर रहे थे। इधिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। थोड़ी देर पहले वह सभी इधिका को भला बुरा कह रहे थे, उसके काम न करने पर सुना रहे थे, लेकिन आज जरूरत पड़ने पर वह इधिका के साथ थे। लक्ष्य इधिका के पास खड़ा था। उसने इधिका की तरफ देखकर सख्ती से कहा, तुम्हें यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है। रोहन सर बहुत अच्छे हैं, वह हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं। इधिका ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। अब नक्श का चेहरा देखने लायक था। खुलेआम उसकी इंसल्ट हो गई थी। इस तरह नक्श की इंसल्ट करना उन सब लोगों के लिए आसान नहीं था। वह राजवंश एम्पायर में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर आ गया था और साथ ही वह उस खानदान का इस जनरेशन का इकलौता लड़का था। नक्श से दुश्मनी लेकर वह अपनी मुसीबतें बढ़ा सकते थे, फिर भी उन्होंने इधिका का साथ दिया। नक्श ने अपने इमोशंस को काबू किया और फिर खुद को सख्त करके कहा, लगता है आप सबके ऊपर काम का इतना प्रेशर नहीं है, जो आप लोग डॉक्टर मर्चेंट की हेल्प के बिना ही सब कुछ कर सकते हैं। ग्रेट डॉट, यह तो अच्छी बात है, मुझे अब तक पता नहीं था। सुनिए सब, दोनों टीम जिस खास न्यू एनर्जी के रूट प्रोजेक्ट पर जो काम कर रही है, अब उस पर काम करने का टाइम आ गया है। उन सबको यही लगा था कि नक्श अब कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे उन पर मुसीबत आ पड़ेगी। एक बड़े प्रोजेक्ट को दो हिस्सों में बांटा गया था, जो टीम ए और टीम बी को मिला था। इस काम को जल्दी करने का कोई दबाव नहीं था, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ काम काफी मुश्किल था। नक्श ने अपना अगला दांव खेलते हुए कहा, प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सभी इश्यूज मुझे एक हफ्ते के अंदर सॉल्व चाहिए। हर कोई हैरानी से नक्श की तरफ देखने लगा। रोहन उस काम को कर सकता था, लेकिन उसे करने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए था। नक्श ने अपना बदला लेते हुए उन्हें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया था। रोहन गुस्से में उस पर चिल्लाकर बोला, यह क्या बचपना है? तुम अच्छे से जानते हो कि उसे 1 हफ्ते में कोई नहीं कर सकता। ऐसे कैसे नहीं कर सकते? डॉक्टर मर्चेंट होते तो उसे 3 दिन में ही खत्म कर देते, लेकिन तुम्हें उनकी हेल्प की जरूरत नहीं है। तुम लोग तो बहुत महान हो, तो 1 हफ्ते का टाइम भी ज्यादा है, नक्श ने जवाब दिया। नक्श ने इतना ही कहा और फिर वहां से जाने लगा। इधिका को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इधिका नक्श के पीछे गई और बोली, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? नक्श को लगा कि इधिका ने हार मान ली है, इसलिए उसने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। वह दोनों बाहर पासेज में आ चुके थे, जहां आसपास कोई नहीं था। बाहर आते ही नक्श ने इधिका की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, पहले ही हाँ कह देती तो उन लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो इशिका? आ जाओ मेरे पास। शादी नहीं कर सकता, पर आई प्रोमिस आयशा से ज्यादा प्यार दूंगा। इधिका ने सख्त अंदाज से नक्श की तरफ देखा और फिर बोली, चलो एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? नक्श हैरानी से पूछा। अचानक उसके दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गई थी, जब उसने इधिका से शर्त लगाई थी। वह उस वक्त पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, जबकि इधिका सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। इधिका को इम्प्रेस करने के लिए नक्श ने उससे शर्त रखी थी कि कौन अपनी थीसिस को पहले पूरा करता है। वह कॉलेज में नक्श का आखिरी साल था, इसलिए उसने यह शर्त रखी थी कि जो भी इस थीसिस को पहले पूरा करेगा, वह विनर की सारी बात मानेगा। नक्श इधिका को प्रपोज करने वाला था। वह ना नहीं कर पाए, इसलिए नक्श ने वह शर्त रखी थी, लेकिन इधिका के नाजायज औलाद होने की बात पता चलने के बाद उसने कभी उसे प्रपोज किया ही नहीं था। नक्श ने उस वक्त बहुत मेहनत की थी और कई रातों तक जाकर अपनी थीसिस को पूरा किया था,
पर अफसोस उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। इधिका के अचानक शर्त की बात कहने पर नक्श के दिमाग में वह सब बातें ताजा हो गई थी। इधिका से गुस्सा होने की वजह से नक्श ने भौहें उठाकर कहा, और मैं तुम जैसी लड़की से कोई भी शर्त क्यों लगाऊं? क्यों? तुम्हें फिर से हारने से डरते हो क्या? इधिका ने सिर हिलाकर कहा। फिर से? मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? नक्श ने हैरानी से पूछा। इधिका ने गहरी सांस ली और अपना मोबाइल निकालकर एक ईमेल उसे दिखाया। नक्श को अब पता चला था कि इधिका ने पिछली बार अपनी थीसिस अगले दिन ही जमा करवा दी थी। नक्श को एहसास हुआ कि वह कभी इधिका को टक्कर नहीं दे पाएगा, फिर भी उसका मेल ईगो उसे पीछे हटने के लिए नहीं कह रहा था। उसने भौहें उठाकर पूछा, शर्त क्या है? इधिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगर टीम 1 एक हफ्ते से पहले उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबमिट कर देती है और डॉक्टर मर्चेंट तुम्हारी हेल्प नहीं करते हैं, तो तुम कभी हमारी टीम के काम में दखलंदाजी नहीं करोगे। इधिका ही डॉक्टर मर्चेंट थी तो वह इस बात का अच्छे से फायदा उठा सकती थी। इस वक्त उसे अपनी चिंता नहीं थी, उसे उन लोगों की चिंता थी जिन्होंने बिना सोचे समझे उसका साथ दिया था। इधिका की शर्त सुनकर नक्श हंस पड़ा। वह बोला, ठीक है, मंजूर है, लेकिन अगर तुम लोगों ने एक हफ्ते में काम नहीं किया और डॉक्टर मर्चेंट ने मेरी हेल्प कर दी तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। मैं तुमसे कुछ भी करवा सकता हूँ इशिका। मंजूर है, इधिका ने सख्ती से जवाब दिया। इधिका की बेवकूफ़ी देखकर नक्श को हंसी आ रही थी। वह इधिका को हासिल करना चाहता था और यह मौका उसे मिल गया था। नक्श ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है इधिका, क्या तुम डॉक्टर मर्चेंट की स्पीड से मैच कर पाओगी? ठीक है, तुम इंटेलिजेंट हो तो अच्छा कर लेती हो, पर डॉक्टर मर्चेंट से तो नहीं जीत सकती ना? अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर मर्चेंट तुम्हारी हेल्प करेंगे? क्या उन्होंने तुम्हें किसी तरह का प्रॉमिस किया है कि वह तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या राजवंश एम्पायर के लिए काम करेंगे? इधिका ने सिर हिलाकर कहा। नक्श उसकी बात सुनकर चौंक गया था। वह आयशा के भरोसे था, आयशा ने उससे झूठ बोला था। यह बात इधिका अच्छे से जानती थी। नक्श कुछ कहता उससे पहले इधिका वापस अपने वर्क स्टेशन पर लौट आई थी। वहां आते ही उसने अपनी टीम मेंबर्स को आपस में बात करते हुए पाया। इधिका को देखते ही वह सब उसका मूड सही करने लगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसकी वजह से उन पर प्रॉब्लम आ गई थी। सानिया इधिका के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डोंट वरी इशिका, हम डॉक्टर मर्चेंट से बाद में मिल लेंगे। प्रोजेक्ट थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन साथ काम करेंगे तो हो जाएगा। तुम प्लीज टेंशन मत लेना। सब उसे अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, और कौन सा, डॉक्टर मर्चेंट से मिलने के बाद में उनका दिव्य ज्ञान हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। मिलना तो कभी भी हो सकता है। वह यहाँ टीम 2 की हेल्प करने आएंगे, तब हम उनसे मिल लेंगे, दूसरी लड़की ने कहा। और नक्श हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह तो है ही जलनखोर आदमी, सानिया ने कहा। उन सब की कोशिशें देखकर इधिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी वहां रोहन आया। उन लोगों को बातें करते देखकर वह तेज आवाज में बोला, हम लोगों को बहुत मुश्किल काम मिला है और तुम लोग यहाँ बैठकर बातें बना रहे हो। हमें काम पूरा करना है किसी भी हाल में। तुम्हारे बातें बनाने से काम पूरा नहीं हो जाएगा। चुपचाप मीटिंग रूम में आओ। मुझे तुम सब लोगों को काम डिवाइड करके देना है। ओके बॉस, सब एक साथ बोले। इधिका ने देखा कि सभी रोहन के कहते ही जल्दी जल्दी चलते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में जाने लगे। इधिका धीरे धीरे उनके पीछे आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे रोहन को उसी के आने का इंतजार था। जब तक इधिका अंदर नहीं आई, उसने मीटिंग शुरू तक नहीं की थी। रोहन ने जिस हिसाब से उनको काम दिया था, इधिका को यही लगा था कि उन्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा, लेकिन शाम होते होते सभी अपना डेस्क क्लियर करके घर जाने की तैयारी करने लगे। इधिका भी फिर वहां नहीं रुकी। वह पार्किंग एरिया में जा रही थी। इधिका ने इस बात को नोटिस नहीं किया था कि वह लोग थोड़े टाइम के ब्रेक के लिए गए हैं, ना कि घर गए थे। वह एक ब्रेक के बाद वापस काम पर वापस लौट चुके थे। वही पार्किंग एरिया में आकर्ष अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। पृथ्वी ने उससे पूछा, चले सर? कोई जल्दी नहीं है। जब मैं कहूंगा तब चलना, आकर्ष ने शांति से जवाब दिया। उसके हाथ में अभी भी वही किताब थी
जो इधिका ने अलग की थी। पृथ्वी उससे ये पूछना चाहता था कि वह किसका इंतजार कर रहा है, तभी उसकी नजर सामने से आ रही इधिका पर पड़ी। इधिका गाड़ी के अंदर जाकर चुपचाप बैठ गई थी। गाड़ी स्टार्ट करो पृथ्वी। वी आर गेटिंग लेट, आकर्ष बोला। इसी के साथ पृथ्वी समझ गया था कि आकर्ष इधिका के आने का इंतजार कर रहा था। गाड़ी में बैठते ही इधिका की नजर आकर्ष के हाथ में पकड़ी हुई किताब पर गई। वह समझ गई थी कि यह वही बुक है और आकर्ष ने ही उठाई थी। इधिका बुक लाने आकर्ष के पास जाना चाहती थी, पर काम ज्यादा होने की वजह से उसने इसे बाद में लाने का सोचा था। पूरे रास्ते दोनों ने बिल्कुल बात नहीं की और वह हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। जैसे ही वह 3rd फ्लोर पर वीआईपी वार्ड में पहुंचे, उन्हें वसुधा के कमरे के अंदर से मालविका की आवाज सुनाई दी। मालविका ने दरवाजे के पास खड़े होकर जबरदस्ती हंसते हुए कहा, मिसेज राजवंश, अब आप कैसी हैं? मैं यहाँ खास आपसे मिलने के लिए आई हूँ। आपको देखकर खुशी हुई, उम्मीद है आप भी मुझे देखकर खुश हुई होगी। मालविका अपनी तरफ से अच्छी खासी बटरिंग कर रही थी। उनसे अलग वसुधा ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? चुपचाप यहाँ से निकलो, वरना सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के मारकर तुम्हें इस अस्पताल से बाहर निकाल दूंगी। मालविका वहां आयशा के लिए आई थी, लेकिन वसुधा के तेवर देखकर वह इधिका का सहारा लेने लगी। मालविका जानती थी कि वसुधा इधिका को पसंद करती है, तो वह बोली, अरे मिसेज राजवंश, आप मुझे गलत समझ रही है। मैं इधिका की माँ हूँ। इधिका आपको अच्छी लगती है ना? मेरी बेटी है वह। आप उसकी माँ के साथ इतना बुरा बर्ताव करेगी क्या? तुम उसकी माँ नहीं हो, उसकी माँ राधिका सिंघानिया है। कहा ना मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वसुधा ने सख्ती से कहा। उनकी बातें सुनकर मालविका बुरी तरह डर गई थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। उसने जल्दी से पूछा, आपको कैसे पता? मालविका बुरी तरह घबरा गई थी। उसने दोनों लड़कियों को बदला था, यह बात सिर्फ उसे और उसके भाई आशीष को ही पता थी। वह बूढ़ी औरत, जिसे ठीक से कुछ याद भी नहीं रहता था, वह इतना कॉन्फिडेंट होकर सच बोल रही थी। मुझे यहाँ से जाना होगा। क्या यह सब कुछ जानती हैं? इधिका इसके आसपास ही रहती है। कहीं इसने उसे बता दिया तो? मालविका ने मन ही मन कहा। वह जाने के लिए पलटी तो उसे सामने आकर्ष और इधिका दिखाई दिए। मालविका को अब नया डर सताने लगा कि कहीं आकर्ष और इधिका ने उनकी बात सुन तो ना ली है। मालविका वहां से जाने को हुई, तभी वसुधा ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर से बोली, तुम एक बहुत बुरी औरत हो। तुमने मेरी बहू को परेशान किया है। वह तुम्हारी नहीं, राधिका सिंघानिया की बेटी है। मालविका बुरी तरह फंस चुकी थी। वसुधा उसे जाने नहीं दे रही थी। ऊपर से वह जोर जोर से बोल रही थी। अगर पहले आकर्ष और इधिका ने उनकी बात ना भी सुनी होगी तो अब सुन ली होगी। यह सोचकर ही मालविका के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। CH51, आप मेरी दादी की बहू हो मिस सिंघानिया। आयशा के लिए शेयर्स फिर से हासिल करने के लिए मालविका वसुधा राजवंश को मनाने के लिए उसके पास आई हुई थी। वसुधा को मालविका बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वह इधिका के साथ बुरा बर्ताव करती थी। वसुधा ने मालविका को पकड़ लिया और यह कहने लगी कि वह इधिका की असली मां नहीं है। इसी बीच आकर्ष और इधिका भी वहां पर आ गए। मालविका के लिए वसुधा से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से उसे डर भी लग रहा था कि कहीं उनकी बातें आकर्ष और इधिका ना सुन ले। इधिका और आकर्ष के आने तक वसुधा ने वही रट लगा रखी थी। उनके आते ही वसुधा की बात काटते हुए मालविका ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, इशिका बेटा, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आई थी। मिसेज राजवंश बहुत ज्यादा बीमार है। इन्होंने मुझे पकड़ लिया और पता नहीं क्या बड़बड़ाए जा रही है। मैं तो बस तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप लेकर आई थी ताकि इतनी मेहनत करने के बाद तुम बीमार ना पड़ो। मालविका की बात सुनकर आकर्ष ने उसकी तरफ घूर कर देखा। इधिका ने भी मालविका की तरफ अजीब नजरों से देखा। उसने कभी भी इधिका के लिए कुछ नहीं किया था और अब उसके लिए सूप बनाकर लेकर आई थी। यह बात उसे काफी अजीब लगी। इधिका ने गहरी सांस ली और सख्ती से कहा,
ठीक है, बाहर चलकर बात करते हैं। दादी को आराम की जरूरत होती है, उन्हें विजिटर्स पसंद नहीं। मालविका ने उसकी बात पर हामी भरी और बाहर की तरफ चली गई। उसने मन ही मन राहत की सांस ली कि वसुधा से पीछा छूट गया था। बाहर जाने से पहले इधिका ने आकर्ष की तरफ देखा। मैं बस अभी आती हूँ, इधिका बोली और फिर मालविका के पीछे बाहर चली गई। इधिका और मालविका कमरे के आगे ही खड़े थे। बाहर आते ही इधिका ने सीधे सीधे पूछा, दूसरों के सामने ये सूप लेकर आने का और अच्छी माँ होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए, आपको मुझसे क्या काम है जो आपको यह सब करने की जरूरत पड़ रही है। इधिका मालविका का बिहेवियर अच्छे से जानती थी। वह काफी सेल्फिश थी। इधिका ने उससे कोई उम्मीद नहीं लगाई और सीधा सीधा सब पूछ लिया। मालविका ने उसे देखकर तिरछी मुस्कुराहट दी और फिर बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस आयशा की थोड़ी मदद कर दो। कैसी मदद? इधिका ने भौहें चढ़ाकर पूछा। मिसेस वसुधा राजवंश तुम्हें बहुत मानती है। उनसे कहो कि आयशा को वह 2% शेयर गिफ्ट में दे दे। तुम्हारे कहने पर आकर्ष राजवंश ने राधिका जी के लिए कमरा प्रोवाइड करवाया और फिर वह दवाइयां भी मंगवा कर दी। वह तुम्हारी बात मानते हैं तो अपनी बहन के लिए इतना सा कर दो। देखो, अगर तुमने यह नहीं किया तो वह अपने ससुराल में कभी भी इज्जत से नहीं रह पाएगी, सब उसे ताने देंगे। मुझे डर है कि इस वजह से नक्श और आयशा का प्यार खत्म ना हो जाए, मालविका ने जवाब दिया। पहली बार वह इधिका से थोड़ा नरमी से बात कर रही थी, वह भी इस वजह से क्योंकि उन्हें इधिका की जरूरत थी। पूरी बात सुनने के बाद इधिका के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। उसने उसी अंदाज में कहा, लगा ही था कि अचानक आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। खैर, मेरे पास ज्यादा बहस करने का टाइम नहीं है। मेरा जवाब वही है जो पहले था। मैं उसके लिए कुछ नहीं करने वाली हूँ, इधिका ने साफ तौर पर मना कर दिया था। मालविका ने जो प्यार का मुखौटा लगा रखा था वह इतनी ही देर का था। इधिका के मना करते ही वह गुस्से में उस पर बिफर पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने इतनी मुश्किलों के बाद भी तुम्हें पैदा किया। आज तुम थोड़ी सी सक्सेसफुल क्या हो गई तो तुम मुझे मना कर रही हो। मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। मालविका जैसी घटिया औरत से और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। इधिका हैरान थी कि अब वह क्या करना चाहती है। मालविका जमीन पर बैठ गई और इधिका के पैर पकड़कर धीमी आवाज में बोली, अब मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगी जब तक तुम हाँ नहीं कर देती। देखो, मैं तुम्हारा किस तरह से तमाशा लगाती हूँ। इधिका कुछ बोलती उससे पहले मालविका ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कैसी बेटी हो तुम? अपनी माँ की मदद नहीं करना चाहती? अरे, मैं गरीब हूँ, तुम्हें ठीक से नहीं पाल पाई, इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि तुम हमारे रिश्ते से इनकार कर दो। यह सब तुम पैसों के लिए कर रही हो ना? वह अमीर औरत मिसेस राजवंश की सेवा पानी कर रही हो ताकि वह अपने पोते की शादी तुमसे करवा दे। यह सही नहीं है इशिका। मैं तो तुमसे मिलने आई थी, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं तो तुमने उन लोगों के सामने हमारे रिश्ते तक से इनकार कर दिया। अपनी गरीब माँ से इस तरह मुंह मत मोड़ो बेटा। मालविका जो तमाशा लगाना चाहती थी वह उसमें कामयाब हो गई थी। आसपास काम करने वाला स्टाफ और उस फ्लोर पर एडमिट हुए पेशेंट के घर वाले वहां इकट्ठा हो गए। वह इधिका के बारे में बातें करने लगे। उनमें से एक बोला, देखो तो कैसी लड़की है, अपनी ही माँ से पल्ला झाड़ रही है। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। उन्हें रिश्तों से नहीं, पैसों से मतलब होता है। एक नर्सिंग स्टाफ बोली, मैंने मिस सिंघानिया को अच्छा समझा था। मुझे लगा कि ये पूरे दिल से मिसेस राजवंश की सेवा कर रही है, लेकिन अब पता चला कि यह सब पैसों के लिए था। कितनी लालची लड़की है। शक्ल से मासूम लगती है और इरादे इतने खतरनाक। उन सब की बातें सुनकर मालविका के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी।
इधिका बिना किसी भाव के मालविका की तरफ देख रही थी। वह जिंदगी में कितनी भी आगे बढ़ जाए लेकिन मालविका से पीछा छुड़ाना उसके लिए नामुमकिन था। मालविका कुछ देर तक ऐसे ही चिल्लाती रही और फिर भीड़ वहां से हट गई थी। इधिका ने मालविका की आंखों में देखकर सख्ती से कहा, जितना तमाशा लगाना है लगा सकती हो, पूरे दिन यहाँ बैठी रहो। फिर तुम्हारा शोर सुनकर सिक्योरिटी आएगी और तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकालेगी। इधिका ने मालविका का हाथ झटका और फिर उसके पास से जाने लगी। मालविका गुस्से में खड़ी हुई और बड़बड़ा कर बोली, तुम्हारी बदतमीजियों का तुम्हें मैं सबक सिखाती हूँ। अब बचकर दिखाओ मुझसे। बोलते हुए मालविका ने गुस्से में सूप की बोतल खोली। वह इतना गर्म था कि उसके अंदर से भाप निकल रही थी। मालविका की बात सुनकर इधिका के कदम वहीं रुक गए। वह पलटकर उसकी तरफ देखती उससे पहले मालविका ने बिना सोचे समझे सूप इधिका के पीछे फेंक दिया। इधिका ने महसूस किया कि किसी ने उसे पीछे से कसकर पकड़ रखा है। इधिका हैरानी से पीछे मुड़ी तो उसके पीछे आकर्ष था, जिसने उसे पकड़ा हुआ था और मालविका का फेंका हुआ गरम सूप आकर्ष की पीठ पर जाकर गिरा था। सूप इतना गरम था कि आकर्ष की पीठ से भाप निकलने लगी। उसका शर्ट उसकी पीठ से चिपक गया। आकर्ष की आंखें लाल हो गई थी। इधिका ने कांपती आवाज में पूछा, तुम ठीक हो ना? आकर्ष ने पलकें झपकाकर धीरे से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उसने अभी भी इधिका को कसकर पकड़ रखा था। इधिका ने गर्दन टेढ़ी करके मालविका की तरफ गुस्से में देखा। आकर्ष के बीच में आने की वजह से मालविका बुरी तरह डर गई थी। मालविका डरते हुए हड़बड़ा कर बोली, मिस्टर राजवंश, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। आप बीच में आ गए। मालविका जल्दी से वहां से दौड़कर जाने लगी। उसे भी एहसास था कि उसने इधिका के चक्कर में किसे हर्ट कर दिया था। मालविका की इस हरकत के बाद फिर से वहां लोग इकट्ठा होने लगे और आकर्ष से उसके बारे में पूछने लगे। किसी ने मालविका की तरफ ध्यान नहीं दिया। भीड़ का फायदा उठाकर वह गायब हो चुकी थी। वसुधा जल्दी से आकर्ष के पास आई और उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। वह घबराते हुए बोली, मुझे इसे देखने दो। कहीं ज्यादा तो नहीं जला तुम्हें? छाले तो नहीं हो गए हैं लड़के? आकर्ष ने वसुधा का हाथ साइड किया और शर्ट निकालने लगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वह बिल्कुल शांत था। आकर्ष ने अपनी शर्ट निकालने के बाद अपनी पीठ वसुधा की तरफ की। उसकी बॉडी काफी मस्कुलर थी। इधिका उसकी तरफ देखना नहीं चाहती थी। वह अपनी नजरें घुमाना ही चाहती थी कि तभी उसकी नजर आकर्ष की लाल हो चुकी पीठ पर पड़ी। उस पर हल्के छाले उभर आए थे। आप रूम में चलिए, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ, वहां खड़ी नर्स ने कहा। आकर्ष बिना कुछ बोले कमरे के अंदर चला गया। उसके पीछे इधिका और वसुधा भी थी। वह एक वीवीआईपी रूम था जो बिल्कुल किसी लग्जरियस होटल रूम की तरह था। वहां पेशेंट के रिलेटिव के रहने के लिए एक और अलग अटैच 5 स्टार होटल रूम जैसा कमरा बनाया गया था। नर्स के दवाई लेकर आते ही वसुधा ने उसके हाथ से दवाई छीनते हुए कहा, तुम बाहर जाओ। यह बिना शर्ट के शर्मा रहा है, मेरी बहू कर लेगी। वसुधा ने दवाई इधिका के हाथ में रख दी थी और खुद वहां से दूसरे कमरे में चली गई। जाने से पहले वह एक बार फिर तेज आवाज में बोली, बहू इसे संभाल लेना। वसुधा के जाने के बाद कमरे में सिर्फ आकर्ष और इधिका अकेले ही खड़े थे। कुछ पल उन दोनों के बीच बिल्कुल चुप्पी छाई रही। फिर आकर्ष ने धीरे से कहा, दादी कई बार बच्चों जैसी हरकतें कर देती है, मैं नर्स को बुला लेता हूँ। आकर्ष जाने को हुआ तभी इधिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मैं कर दूंगी। आकर्ष ने उसकी बात पर हामी भरी और उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। सूप वाकई काफी गर्म था और आकर्ष की पीठ जल गई थी। वह धीरे धीरे उसकी पीठ पर दवाई लगा रही थी। इधिका को यह सोचकर बुरा लग रहा था कि आकर्ष उसे बचाने के लिए खुद बीच में आ गया।
वहीं आकर्ष यह सोच रहा था कि अगर वह बीच में नहीं आता तो आज उसकी जगह इधिका का यह हाल होता। दोनों के बीच एक अजीब चुप्पी छाई हुई थी। तभी इधिका ने अचानक कहा, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह आकर्ष के दवाई लगा रही थी, वह कुछ कह नहीं रहा था लेकिन अंदर ही अंदर सिमट रहा था। आकर्ष की आंखें दूसरी तरफ बंद थी। उसने आंखें खोली तो सामने के आईने में उसे इधिका का चेहरा दिखाई दे रहा था, जो काफी परेशान हो गई थी। आकर्ष ने बिल्कुल धीरे से जवाब में कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। यह ज्यादा दर्द नहीं कर रहा है। इधिका के दवाई लगाते ही आकर्ष ने दूसरी शर्ट पहन ली थी। आकर्ष ने इधिका की तरफ देखकर धीरे से कहा, थैंक यू मिस सिंघानिया। कोई बात नहीं, इधिका बोली। वह कुछ भी कहने से हिचकिचा रही थी। उसने कुछ पल रुककर कहा, आपको इस तरह बीच में आकर मेरे लिए खुद को हर्ट करने की जरूरत नहीं थी। अगर ज्यादा चोट लग जाती तो दादी परेशान हो जाती। अगर तुम्हें चोट लगती तो दादी और ज्यादा परेशान होती, आकर्ष ने जवाब दिया। फिर भी मैं उनकी कुछ नहीं लगती हूँ, इधिका आगे बोली। तभी आकर्ष ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए सख्ती से कहा, आप भूल रही हैं मिस सिंघानिया कि आप मेरी दादी की बहू है और मेरी पत्नी। आकर्ष के शब्द इतने सख्त थे कि इधिका के दिल की धड़कनें शोर करने लगी थी जब उसने उसे अपनी पत्नी कहा। तो क्या आकर्ष सच में इधिका को अपनी पत्नी मानने लगा था? वह एकटक आकर्ष की आंखों में झांक रही थी। अचानक इधिका के दिमाग में वह लम्हा ताजा हो गया जब मालविका ने बिना सोचे समझे सूप का बोतल फेंक दिया था। उसने गहरी सांस ली और बाहर जाने लगी। आकर्ष पीछे से बोला, कहाँ जा रही हो? इधिका ने पलटकर आकर्ष की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, जिसने भी यह किया है उससे बदला लेने। आकर्ष इधिका को रोकना चाहता था लेकिन वह वहां से चली गई। इधिका कमरे से बाहर निकलते हुए खुद से बड़बड़ा कर बोली, उसने मेरे साथ पहले भी ऐसा बर्ताव किया है। मेरे साथ वह कुछ भी करे चलेगा, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई आकर्ष को हर्ट करने की। आज मैं उसे बताऊंगी कि हमेशा मैं शांत नहीं रहने वाली हूँ। मालविका को ढूंढते हुए इधिका राधिका के कमरे में पहुंची लेकिन वह वहां पर नहीं थी। इधिका बाहर निकली तो उसने देखा कि आयशा किसी आदमी के साथ कहीं जा रही थी। वह आशीष था। इधिका ने उन दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया था। आयशा और आशीष आगे जाकर छुपकर बात कर रहे थे। आशीष ने आयशा की तरफ देखा और गंदी हंसी के साथ कहा, मेरी प्यारी भांजी, तुम जानती हो ना मुझे पैसों की जरूरत पड़ती रहती है और मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। मुझे इस बार पॉकेट मनी नहीं मिली है। हर बार की तरह पैसे मिलते ही भिजवा दूंगी, आयशा ने गुस्से में कहा। आयशा को वह दिन याद आ गया जब इस बार न्यू ईयर पार्टी से पहले आशीष उसके पास आया और उसे मालविका की बेटी होने की सच्चाई बताई। उसने उसे कुछ सबूत भी दिखाए थे। वह तब से उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर आयशा उसे पैसे नहीं देगी तो वह राधिका और आदर्श को सब बता देगा। मजबूरन आयशा को उसे पैसे देने पड़ रहे थे। कितनी बार बताऊं कि मैं तुम्हारी पॉकेट मनी का इंतजार नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे एक फिक्स डेट पर पैसे चाहिए, आशीष ने आयशा को घूरते हुए कहा। मैं हर बार तुम्हें पैसे भिजवाती हूँ, इस बार भी दे दूंगी, प्लीज ऐसा मत करो, आयशा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। आयशा के इतना गिड़गिड़ाने पर भी आशीष पर कोई असर नहीं हुआ। वह सख्ती से बोला, मैं तुम्हें और टाइम नहीं दे सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो साफ बता दो, मैं इधिका के पास चला जाऊंगा। इस सच्चाई को बताने के बदले वह मुझे काफी सारे पैसे देगी। सुना है आजकल वह राजवंश फैमिली की काफी खास हो गई है। आशीष की बात सुनकर आयशा ने गुस्से में मुट्ठियां कस ली। तभी कोई उनकी तरफ चलकर आया। वह इधिका थी। उसने आशीष की कुछ बातें सुन ली थी। इधिका ने उनके पास जाकर सख्त आवाज में कहा, कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हो तुम लोग?
इधिका को अचानक वहां देखकर आयशा का चेहरा डर से पीला पड़ गया था, तो वही आशीष के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इधिका ने कुछ बातें तो सुन ली थी, अब जरूरत थी तो आशीष के सच बताने की। CH52 हम एक फैमिली है। आशीष आयशा को पैसे लेने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। उसने आयशा को यह सच्चाई बता दी थी कि वह मालविका की बेटी है। इस सच्चाई को छुपाने के लिए वह हर महीने आयशा से पैसे लेता था। इस बार आयशा को पैसे देने में देरी हो गई थी, इसलिए वह उसे यह धमकी दे रहा था कि वह अगर उसे पैसे नहीं दे पाई तो आशीष सच्चाई जाकर इधिका को बता देगा। इस बीच इधिका आ गई थी और उसने आशीष की कुछ बातें सुन ली थी। इधिका ने अंदर आते ही आशीष से सच्चाई जाननी चाहिए। इधिका के अचानक आ जाने की वजह से आयशा घबरा गई थी। उसने आशीष की तरफ देखा। आशीष उसे बताने के लिए मुंह खोलने वाला ही था कि तभी उससे पहले आयशा बोल पड़ी। वह इधिका को घूरते हुए बोली, तुम हमारा पीछा कर रही हो? हमारी बातें सुनना चाहती हो क्या तुम? क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम चोरी छुपे यहाँ कर क्या रही हो? इधिका आयशा की चाल को अच्छे से जानती थी। वह उसकी बात काटते हुए बोली, मुझे घुमाने की कोशिश मत करो। मैंने सब सुना है। यह किसी सच्चाई की बात कर रहे थे। अंकल, आप मुझे बताइए कि आप कौन से सच्चाई बताना चाहते हैं मुझे। इधिका को कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग आ रही थी कि यह सच्चाई उसी से जुड़ी हुई है। इधिका आशीष को अच्छे से जानती थी। उसी का फायदा उठाते हुए उसने आगे कहा, आप मुझे बताइए, इसके बदले आप जितने पैसे चाहेंगे मैं आपको दूंगी। पैसों का नाम लेते ही आशीष के चेहरे पर चमक आ गई। वह जल्दी से बोला, अच्छा बताओ तुम इसके लिए मुझे कितने पैसे दे सकती हो? कुछ भी कहने से पहले इधिका ने आयशा की तरफ देखा, जो घबराई हालत में वहां खड़ी थी। खुद की नर्वसनेस को काबू करने के लिए उसने अपने कपड़ों को कसकर पकड़ा हुआ था। इधिका ने फिर आशीष की तरफ देखकर सख्ती से कहा, जितने पैसे तुम चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मैं राजवंश फैमिली से ले लूंगी। आप जानते हो ना, आजकल वह मेरी बहुत परवाह कर रहे हैं। आशीष को पैसे ही चाहिए थे। उसने एक नजर आयशा की तरफ देखा, जो आंखों ही आंखों में उसे चुप रहने के लिए कह रही थी। आशीष ने इविल स्माइल दी और बोला, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास आयशा जितने पैसे होंगे। आशीष ने आयशा का साथ दिया था। यह देखकर आयशा ने उसे तुरंत चुप कराते हुए कहा, अंकल आप थोड़े दिन इंतजार कीजिए, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पैसे दे दूंगी। फिर आपको इससे मांगने की क्या जरूरत है? आप जाइए यहाँ से, मैं भिजवा दूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं, आशीष ने सिर हिलाकर कहा और हंसते हुए वहां से चला गया। आशीष के जाने के बाद आयशा ने एक नजर इधिका की तरफ घूर कर देखा और फिर बिना कुछ बोले वहां से चली गई। इधिका उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और दिशांक को मैसेज करते हुए लिखा, आशीष दास के पीछे किसी को भेज दो। उसकी हर एक मोमेंट पर नजर रखना। ठीक है बॉस, मैं अपने आदमियों को लगा देता हूँ, दिशांक ने तुरंत रिप्लाई दिया। उसके बाद दिशांक ने आगे मैसेज करते हुए कहा, एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी हो रही है। मैंने आपको इनविटेशन मेल कर दिया है। आप वहां जाने वाली है क्या? नहीं, इधिका ने जवाब में इतना ही लिखा। इधिका को इस तरह की पार्टी अटेंड करना पसंद नहीं था। मैसेज करने के बाद जब वह वापस अंदर की तरफ आने लगी तो उसे आयशा दिखाई दी। इधिका आयशा के पास गई और उससे सख्त आवाज में बोली, अगर तुम नहीं चाहती कि लोगों को तुम्हारी सच्चाई पता चले तो तुम्हें शांत रहना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं आशीष अंकल और तुम्हारे बीच में जो खिचड़ी पक रही है उसके बारे में पता नहीं लगा पाऊंगी? इधिका, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आयशा ने अनजान बनते हुए कहा। इधिका ने सिर हिलाया और आयशा की आंखों में देखते हुए कहा, सिंघानिया फैमिली की इकलौती बेटी हो तुम और तुम्हारे पास पैसों की कमी है।
ऐसा कौन सा राज है आयशा, जिसे छुपाने के लिए हर महीने तुम्हें आशीष अंकल को पैसे देने पड़ रहे हैं? इधिका सब कुछ पता लगाती या आगे कुछ पूछती, उससे पहले आयशा ने जल्दी से कहा, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई राज नहीं छुपा रही हूँ। आयशा ने तुरंत ही खुद के चेहरे के भाव सख्त किए और इधिका को उंगली दिखाते हुए बोली, इधिका बेहतर होगा कि तुम अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। मेरा फ्यूचर तो सेटल है, आगे से मेरे रास्ते में मत आना। आयशा अपनी बात कहकर वहां से जाने को हुई तभी इधिका ने कहा, मालविका कहाँ है? वह तुम्हारी माँ है, तो तुम्हें पता होगा। मैं कौन सा उनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ? आयशा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। मालविका का नाम लेने पर आयशा भड़क गई थी। वह इस सच को जानती थी कि मालविका ही उसकी असली माँ है, लेकिन उसने मालविका को यह बात जाहिर नहीं होने दी। अगर आयशा उसे कुछ बताती और ओवर इमोशनल होकर मालविका कोई गलती करती तो वह पकड़ी जाती। आयशा ने एक नज़र गुस्से से इधिका को देखा और फिर वहां से चली गई। आयशा का पीछा करते हुए इधिका राधिका के कमरे तक पहुंची। उसने झांक कर देखा तो मालविका वहां नहीं थी। इधिका राधिका को परेशान नहीं करना चाहती थी तो वो वापस आ गई। पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने के बाद भी इधिका को जब मालविका नहीं मिली तो मजबूरन उसे मालविका को कॉल करना पड़ा। उसने मालविका के कॉल रिसीव करते ही पूछा, कहाँ हो तुम? मालविका ने घबराई आवाज में कहा, इधिका तुम क्या करने का सोच रही हो? मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ आओ और आकर मिस्टर राजवंश से माफी मांगो, इधिका ने सीधे सीधे कहा। मालविका उस पर तुनक कर बोली, मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाली हूँ। तुम मिस्टर राजवंश को अच्छे से जानती हो। मैंने उनके बारे में सुना है कि वह अपने दुश्मनों को इतनी आसानी से नहीं जाने देते। तुम मेरी बेटी हो तो जाकर उनसे माफी मांगो, अपनी बेटी होने का फर्ज निभाओ। वह तुम्हें माफ कर देंगे। मालविका अभी भी इधिका को ही आगे करना चाहती थी। इधिका से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह सख्त आवाज में बोली, जितना कहा है उतना करो, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर मुझे मत कहना कि इस छोटे से मामले में पुलिस कैसे इन्वॉल्व हो गई। इतनी सी बात के लिए तुम पुलिस को बीच में लेकर आओगी। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैंने वह सूप तुम्हारे ऊपर फेंका था। माँ बाप को अपने बच्चों को मारने का हक होता है, मालविका ने बेशर्मों की तरह कहा। पूरी बात सुनने के बाद इधिका ने एक बार फिर वार्निंग देते हुए कहा, तुम्हारा निशाना चाहे जो भी रहा हो, लेकिन तुमने मिस्टर राजवंश को नुकसान पहुंचाया है। अगर उन्होंने इस मामले में कुछ किया तो मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगी। बेहतर होगा अपनी गलती मान लो और सॉरी बोलो। इधिका की बातें सुनकर मालविका और भड़क गई थी। वह चिल्लाकर बोली, तुम तो हो ही थैंकलेस इंसान। मुझे पहले पता होता ना कि तुम ऐसी निकलोगी तो तुम्हारे पैदा होते ही मैं तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ आती या फिर किसी इंसान को बेच देती। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी माँ को धमकी देते हुए। इधिका ने मालविका की एक भी बात नहीं सुनी और कॉल कट कर दिया था। वह जानती थी कि गुस्से में मालविका फिर से उसे ही भला बुरा कहेगी। कॉल कट होते ही इधिका ने कहा, अगर मेरी बात होती तो फिर भी जाने देती। बात यहाँ आकर्ष की है और इतने सस्ते में तुम्हें नहीं जाने दूंगी मैं, मालविका दास। इधिका की आंखों के सामने बार बार वही लम्हा आ रहा था जब वह आकर्ष के पीठ पर दवाई लगा रही थी। वह उसे बचाने के लिए बुरी तरह जल गया था। इधिका ने पुलिस को कॉल किया और मालविका को अरेस्ट करवा दिया था। गवाही के तौर पर सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल हुआ था। मालविका को उसके किए के लिए 2 दिन की जेल और आकर्ष के मेडिकल का खर्चा उठाना था। हालांकि राजवंश फैमिली के लिए उसके दिए पैसे मैटर नहीं करते थे, पर मालविका जेल में थी और इधिका ने उसके किए की सजा दे दी तो वह भी सुकून में थी। उसने अकेले ही पूरा मामला संभाल लिया था। पूरा मामला निपटने के बाद इधिका वापस कमरे में पहुंची। आकर्ष वहां नहीं था।
उसे इधर उधर देखता हुआ पाकर वसुधा ने कहा, वह शैतान लड़का बाहर गया हुआ है। उसने बोला कि उसकी कोई मीटिंग है। इधिका कुछ पल चुप रही, फिर वह वसुधा के सामने जाकर नजरें झुकाकर बोली, दादी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरी वजह से वह सब हो गया। अनजाने में ही सही, लेकिन आकर्ष को मेरी वजह से हर्ट हुआ था। वसुधा ने इधिका के गाल पर प्यार से हाथ रखकर कहा, तुम माफी मत मांगो। हम एक फैमिली है। ऊपर से तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उल्टा मुझे तो अच्छा लग रहा है जब वह लड़का तुम्हें बचाने के लिए आगे आया और खुद को घायल कर लिया। उनकी बातें सुनकर इधिका की आंखें नम होने लगी। वसुधा ने उसे अपनी फैमिली माना था। बहुत दिनों से उसने यह शब्द सुना था। इधिका अकेली थी। कहने को उसकी माँ थी, लेकिन मालविका ने उसे कभी अपना परिवार नहीं समझा और ना ही सिंघानिया फैमिली ने। इधिका ने उनकी बात पर सिर हिलाया और फिर वसुधा से बातें करने लगी। वही आशीष के आ जाने के बाद आयशा काफी घबरा गई थी। उसने अपना एक ब्रांडेड बैग बेचकर लगभग 2 लाख रुपए हासिल किए और उसे आशीष को भेज दिए। पैसे भेजने के साथ ही आयशा ने उसे एक मैसेज किया था। उसने लिखा, आगे से अपना मुंह बंद रखना वरना हम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। तुम चिंता मत करो भांजी, तुम्हारा मामा बहुत होशियार है। हालांकि मुझे नहीं पता है कि तुम ज्यादा अमीर हो या फिर इशिका, पर फिर भी यह जानता हूँ कि मुझे किसका साथ देना है। आशीष ने जवाब दिया। आज जो भी हुआ था उसके बाद से आयशा काफी परेशान थी। उसने मन ही मन कहा, इस आदमी का मैं भरोसा नहीं कर सकती हूँ। यह पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बस एक बार मेरी और नक्श की शादी हो जाए, तब तक यह राज बाहर ना आए। शादी के बाद क्या फर्क पड़ता है अगर किसी को पता भी चल जाए कि मैं मालविका आंटी की बेटी हूँ। आयशा परेशानी में हॉस्पिटल के गार्डन में चहलकदमी कर रही थी। तभी नक्श वहां उससे मिलने के लिए आया। उसे देखते ही आयशा की टेंशन खत्म हो गई। वह नक्श के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नक्श तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे? नक्श ने सीरियस चेहरे के साथ कहा, मुझे डॉक्टर मर्चेंट के बारे में बात करनी है। तुमने उनके साथ सब कुछ फिक्स तो कर लिया है ना? इधिका से आज बात होने के बाद से ही नक्श घबरा गया था। डॉक्टर मर्चेंट का पूछने पर आयशा हड़बड़ा गई थी, फिर भी उसने अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल में करके मुस्कुरा कर कहा, हाँ बिल्कुल सब सेट है। ठीक है, फिर तुम मेरी मिस्टर मर्चेंट के साथ एक मीटिंग फिक्स करवाओ। मुझे उनसे फेस टू फेस बात करनी है, नक्श ने जवाब दिया। आयशा उनकी मीटिंग फिक्स नहीं करवा सकती थी क्योंकि अभी तक डॉक्टर मर्चेंट ने काम करने के लिए हाँ नहीं कहा था। उसने बहाना बनाते हुए कहा, डॉक्टर मर्चेंट अभी किसी काम से अब्रॉड गए हुए हैं। तुम तो जानते हो कि वह बहुत बिजी रहते हैं। जब वह आ जाएंगे तब मैं तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवा दूंगी। वह मेरे टच में है, तो तुम ऐसा करो कि तुम्हें उनसे जो भी पूछना है वह तो मुझे भेज दो। नक्श ने भौहें उठाकर कहा, मैंने अपनी सभी क्वेरीज तुम्हें मेल कर दी है, तुम अभी उन्हें डॉक्टर मर्चेंट से पूछो। मुझे उनका हल किसी भी हाल में चाहिए। ठीक है, फिर मैं अभी उन्हें भेज देती हूँ, आयशा ने जवाब दिया। आयशा ने मेल भेजने के बाद कहा, तुम चिंता मत करो, डॉक्टर मर्चेंट मेरे मेल्स का जवाब तुरंत देते हैं। तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। वहीं इधिका वसुधा के पास वीवीआईपी बोर्ड में बैठी हुई थी जब उसका फोन वाइब्रेट हुआ। इधिका ने तुरंत मेल को चेक किया तो उसने देखा कि राधिका ने उसे मेल किया है। डॉ मर्चेंट, क्या आप मेरी इन मैटर्स में हेल्प कर सकते हैं? मेल में लिखा हुआ था। इधिका ने उसके साथ अटैच की हुई फाइल को देखा तो उसके चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई। उसे देखते ही इधिका समझ गई थी कि यह आयशा ने किया है। जो समस्या उसने भेजी थी उसी पर वह राजवंश एम्पायर में काम कर रहे थे। इधिका ने तिरछा मुस्कुराते हुए मेल का जवाब भेजा। वहीं जब तुरंत मेल का रिप्लाई आया तो आयशा के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह बोली,
देखा, मैंने कहा था ना, डॉक्टर मर्चेंट तुरंत मुझे जवाब देते हैं। तुम खामखा परेशान हो रहे थे। आयशा की बातों से नक्श को थोड़ी राहत मिली, लेकिन जैसे ही उसने मेल खोला आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया था। C853 पार्टी इनविटेशन। आयशा ने जब से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था तब से वह सिंघानिया इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रही थी। यही वजह थी कि वह राधिका के ईमेल को एक्सेस कर सकती थी। इस बात का फायदा उठाते हुए आयशा ने राधिका के ईमेल से नक्श की भेजी हुई समस्याओं को इधिका के पास भेज दिया। उन्हें देखते ही इधिका समझ गई कि ये आयशा है। इधिका ने तुरंत आयशा के मेल का जवाब भेज दिया था। जैसे ही आयशा ने उसे खोला और देखा, उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। इधिका ने मेल में लिखा था, मैं सिर्फ सिंघानिया इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम सॉल्व के लिए हूँ, राजवंश एम्पायर की नहीं। उम्मीद है आगे से आप मुझे उनके इश्यूज नहीं भेजेंगी। मेल पढ़ने के बाद आयशा हैरान रह गई। उसने पुराने मेल को पढ़ा तो यही पाया कि डॉक्टर मर्चेंट बिना किसी सवाल जवाब के हमेशा राधिका के भेजे हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते थे। उनके बीच होने वाली बातचीत काफी फॉर्मल थी। इससे साफ था कि डॉक्टर मर्चेंट राधिका की काफी इज्जत करते थे। लेकिन आज उन्होंने आयशा का भेजा हुआ काम करने से साफ मना कर दिया था। नक्श ने महसूस किया कि आयशा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई है। उसने आयशा के कंधे पर हाथ रखकर तुरंत पूछा, क्या हुआ? ऐसा तुम परेशान लग रही हो? डॉक्टर मर्चेंट ने क्या कहा? आयशा ने तुरंत खुद को संभाला और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, डॉक्टर मर्चेंट ने इसे चेक कर लिया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो ये कर देंगे। आयशा के कहते ही नक्श ने राहत की सांस ली। वो हड़बड़ा कर बोला, हाँ, वो प्रॉब्लम थोड़ी हार्ड है और उसे टाइम लगेगा, लेकिन मैंने ग्रुप 1 के लोगों से शर्त लगाई है कि मैं इसे जल्द ही सॉल्व करवा दूंगा, ऑलमोस्ट फ्राइडे तक। आई होप तब तक डॉक्टर मर्चेंट मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। नक्श ने बात को बदल दिया था। वो ये कहने जा रहा था कि उसने इधिका से शर्त लगाई है, पर आयशा को बुरा ना लगे, इसलिए उसने ग्रुप 1 का नाम लिया। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर देंगे, आयशा ने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा। आयशा समझ गई थी कि नक्श इधिका का नाम लेने जा रहा था। इस बात ने उसे थोड़ा बेचैन कर दिया, पर उसने अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। बात को बदलने के लिए नक्श ने कहा, अच्छा, राधिका आंटी अब कैसी है? वो पहले की तरह बेहोश तो नहीं हुई थी ना? नहीं, वो ठीक है नक्श। देखते हैं डॉक्टर उन्हें कब तक डिस्चार्ज देते हैं, आयशा ने जवाब दिया। नक्श ने कुछ देर उसे इधर उधर की बातें की और फिर वहां से राजवंश विला पहुंच चुका था। पूरे रास्ते वो इधिका के बारे में सोचता रहा। वो उसके दिलो दिमाग से निकलती ही नहीं थी। नक्श जब राजवंश विला पहुंचा तब उसे गार्डन एरिया में उसके मॉम डैड नकुल और उर्वशी दिखाई दिए। नक्श उनके पास चला गया। काफी दिनों के बाद नक्श ने अपने डैड को रात के वक्त घर देखा था। नक्श को देखते ही नकुल ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने डॉक्टर मर्चेंट को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा और कंपनी में तुम्हारी पोजीशन अच्छी होगी। देखना, डॉक्टर मर्चेंट के सहारे तुम बहुत आगे तक जाओगे। जब से नक्श ने कंपनी ज्वाइन की थी तब से लेकर आज तक पहली बार उसने नकुल के मुंह से अपनी तारीफ सुनी थी। वो थोड़ा हैरान था, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी डैड, मैं बहुत मेहनत करूंगा और जल्द ही हम अपनी पोजीशन फिर से हासिल कर लेंगे। देखना, आकर्ष चाचू से ज्यादा शेयर हमारे पास होंगे। अब मुझे तुमसे ही उम्मीद है, नकुल ने जवाब दिया और फिर वहां से अपने बेडरूम की तरफ जाने लगे। ये नकुल के बाहर जाने का टाइम होता था। बाहर वो अपनी रातें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताते थे, लेकिन आज वो घर पर ही थे। ये देखकर नक्श और उर्वशी दोनों ही हैरान थे। आज तुम्हारे डैड अपनी उस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के पास नहीं जा रहे हैं। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है बेटा, प्लीज तुम जो भी कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखो। तुम्हें अपनी सौतेली बहन से बेहतर बनना है ताकि हम तुम्हारे डैड को भी फिर से हासिल कर सके, उर्वशी ने थोड़ा इमोशनल होकर कहा। हम सब कर लेंगे मॉम। देखा जाए तो इन सब में आयशा का बहुत बड़ा रोल है। ये सब उसी की वजह से हुआ है, नक्श ने आयशा की तारीफ करते हुए कहा। उर्वशी ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाकर जवाब में कहा, सही बोल रहे हो। हालांकि वो दादी को इम्प्रेस नहीं कर पाई, लेकिन डॉक्टर मर्चेंट को बुलाकर उसने वाकई काफी अच्छा काम किया है। चलो, अब बहुत बातें हो गई, मैं बेडरूम में जा रही हूँ। बहुत टाइम बाद तुम्हारे डैड घर पर रुके हैं।
उर्वशी जाने से पहले नक्श के फोरहेड पर किस किया और फिर खुश होते हुए बेडरूम में चली गई। उर्वशी का नकुल के लिए प्यार देखकर नक्श की गुस्से में मुट्ठियां कस गई थी। चलो इधिका को छोड़कर आयशा के पास जाने का कुछ तो फायदा हुआ। उसके जरिए ज्यादा कुछ ना सही, लेकिन हम अपनी पोजीशन को फिर से हासिल कर सकते हैं और डॉक्टर मर्चेंट का राजवंश एम्पायर के साथ जुड़ना भी हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, नक्श ने मन ही मन कहा। आयशा के साथ होने के ख्याल भर से ही नक्श को अच्छा नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में तुरंत इधिका का चेहरा घूम गया। उसने खुद को शांत करके कहा, रही बात इधिका की तो वो सिर्फ मेरी है। मैं उसे आज नहीं तो कल हासिल कर ही लूंगा। उसे अपने पास रहने के लिए मना लूंगा। उसके बाद नक्श भी सोने के लिए अपने कमरे में चला गया था। वहीं दूसरी तरफ इधिका और अभिमन्यु वसुधा के साथ उसके कमरे में थे। इधिका काउच पर बैठकर लैपटॉप में लगी हुई थी। तभी अचानक उसे छींक आई। इधिका ने परेशान होकर बिना दूसरी तरफ देखे पानी के कप की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसने कप को अपने होठों से लगाया तो महसूस किया कि उसमें पानी नहीं था। इधिका ने उसे वापस रख दिया था। वो काम करने में इतना बिजी थी कि उसने उठकर पानी लेना भी जरूरी नहीं समझा। इधिका वापस अपने लैपटॉप में लगी थी, तभी उसे अपने आंखों के सामने पानी का कप दिखा। उसने देखा आकर्ष उसके लिए पानी लेकर खड़ा था। इधिका ने पानी लिया और धीरे से कहा, थैंक यू मिस्टर राजवंश। कोई बात नहीं, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, सिर्फ आपको पानी ही दिया है, आकर्ष ने जवाब दिया। आकर्ष वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया था। वो भी लैपटॉप में काम कर रहा था और बीच बीच में इधिका को भी देख रहा था। वसुधा को नींद नहीं आ रही थी। उसकी नजरें उन दोनों पर ही थी। वसुधा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर ये दोनों ऐसे ही प्यार से रहे तो जल्द ही इन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएगी और मुझे अपने पर पोते का चेहरा देखना नसीब होगा। लेकिन मैं इनके बच्चों का नाम क्या रखूंगी? लड़का होगा या लड़की? मुझे एक अच्छा नाम सोचना होगा। वसुधा वहां बैठकर ख्याली पुलाव बनाने लगी। वसुधा ने अपना मोबाइल निकाला और ऑनलाइन नाम को सर्च करने लगी। वही इधिका अपने कामों में बिजी थी। तब म्याऊ उसके पास आया और उसके पैरों को चाटने लगा। इधिका समझ गई थी कि वो बोर हो रहा है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। इधिका ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो पहले वो वसुधा के पास गया और बाद में आकर्ष के पैरों को चाटते हुए वहीं पर सो गया था। अगले दिन इधिका तैयार हुई तो उसने देखा कि आकर्ष भी तैयार हो चुका था। उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था। कल इतनी चोट लगने के बावजूद उसके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन के भाव नहीं थे। आकर्ष ने इधिका की तरफ देखा तो उसने ब्राउनिश येलो कलर का वन पीस स्लीवलेस ड्रेस पहना हुआ था। आप तैयार हैं तो हमें साथ में चलना चाहिए मिस सिंघानिया, आकर्ष ने इधिका की तरफ देखकर पूछा, जिस पर उसने हाँ में सिर हिला दिया। अब इधिका आकर्ष के साथ इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं करती थी तो वो उसके साथ गाड़ी में जाने के लिए तैयार थी। पृथ्वी ने उन दोनों को फिर से साथ में देखा। पूरे रास्ते आकर्ष और इधिका ने बात नहीं की, लेकिन उनके बीच काफी कुछ बदल गया था। इधिका ने आकर्ष को बाय कहा और फिर अपने डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जाने लगी। जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंची, उसे नक्श कॉफी के कप के साथ दिखाई दिया। इधिका को देखते ही नक्श उसके पास आया और बोला, आज रात न्यू एनर्जी डेवलपमेंट को लेकर एक इवेंट है जहां बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल होंगे। काफी बड़ी पार्टी है, वहां डॉक्टर मर्चेंट भी आने वाले हैं। तो मैं क्या करूं? इधिका ने रूखे तरीके से पूछा। राजवंश एम्पायर को भी इनविटेशन मिला है, खास करके R&D डिपार्टमेंट को। तुम चाहो तो आज रात मैं तुम्हें लेकर जा सकता हूँ। ये तुम्हारी फ्यूचर में काफी हेल्पफुल रहेगा, नक्श ने सिर हिलाकर जवाब दिया। इधिका ने गुस्से से उसे देखा और सीधे सीधे जवाब में कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच जो मुझे पूछने का एहसान किया तुमने। अपना जवाब देने के बाद इधिका वहां से चली गई। इधिका के इनकार करने पर नक्श वहां गुस्से में खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। गुस्से से उसका चेहरा सख्त हो गया था। तभी उसके कानों में रोहन की आवाज आई। रोहन अभी अभी आया था। रोहन ने उसके पास आकर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक पार्टी इनविटेशन के जरिए उसे वापस हासिल कर पाओगे? बहुत ही बुरा प्लान है। इधिका ऐसी लड़की नहीं है। नक्श ने रोहन की तरफ देखकर कहा, रोहन, अगर सच में तुम उसका भला चाहते हो तो तुम्हें उसे समझना चाहिए।
गुस्से में आकर वो उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। तुम भी जानते हो कि ये पार्टी कितनी ज्यादा जरूरी है और इससे इधिका का फायदा हो सकता है। अगर ऐसा है तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, रोहन ने जवाब दिया। रोहन को भी इस तरह की पार्टी के इनविटेशन मिलते रहते थे क्योंकि वो राजवंश एम्पायर का एक खास एम्प्लॉय था, ऊपर से काफी काबिल भी। रोहन की बात सुनकर नक्श के चेहरे पर एविल स्माइल थी। नक्श ने आगे कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। वहीं शाम तक इधिका पूरे दिन ऑफिस में काम करती रही। जब ऑफिस खत्म होने का टाइम आया तो रोहन ने इधिका के पास आकर कहा, आज रात मुझे कुछ काम है, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? ठीक है, इधिका ने तुरंत हाँ कह दिया था। उसने आकर्ष को मैसेज किया कि आज रात वो ओवरटाइम करने वाली है, वो साथ जाने के लिए उसका इंतजार ना करें। रोहन ने इधिका के लिए ड्रेस मंगवा दिया था। पार्टी में पहनने के लिए उसने व्हाइट कलर का वन पीस घुटनों तक का स्लीवलेस फ्रॉक पहना हुआ था जो बैकलेस था। जल्दी वो उस इवेंट में पहुंच चुके थे जहां नक्श इधिका को ले जाने की बात कर रहा था। पार्टी के अंदर एंट्री लेने से पहले रोहन ने इधिका से कहा, इस तरह के इवेंट काफी खास होते हैं और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल होते हैं। तुम काफी टैलेंटेड हो तो फ्यूचर में तुम्हारे काम आएगा। डॉक्टर मर्चेंट के भी आने की बात है, लेकिन वो इस तरह की पार्टीज में आना कम पसंद करते हैं। अगर वो यहाँ आए तो मैं तुम्हारी मुलाकात उनसे जरूर करवाऊंगा, लेकिन तुम ज्यादा उम्मीदें मत रखना। इधिका ने बात पर हामी भरी। उसे मन ही मन हंसी आ रही थी। रोहन उसे उसी से मिलने की बात कह रहा था। इधिका को वाकई ऐसी पार्टी में आने का कोई शौक नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि दिशांक यहाँ जरूर आएगा। काफी टाइम से वो दिशांक से मिली नहीं थी। बस यही सोचकर इधिका चुपचाप रोहन के साथ आगे चली गई। जैसे ही वो लोग आगे पहुंचकर अपना इनविटेशन दिखाने लगे, डोर कीपर ने रोहन को वहीं पर रोक लिया था। उसने रोहन से कहा, मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है मिस्टर रोहन राजवंश, लेकिन आज राजवंश एम्पायर की तरफ से पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में आपका नाम नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? रोहन ने हैरानी से पूछा। इस तरह की पार्टी के इनविटेशन उसे मिलते रहते थे। आज तो वो राजवंश एम्पायर की तरफ से जा रहा था, लेकिन उसके अलावा भी रोहन को पर्सनली इस तरह की पार्टी के इनविटेशन मिलते थे। फिर आज उसका नाम वहां न होना उसे आश्चर्य में डाल रहा था। रोहन वहां खड़े होकर सोच ही रहा था कि तभी नक्श शैंपेन के गिलास के साथ वहां पर आया। वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा ग्रुप 1 के लोगों के पास काफी सारा काम है, तो मैंने तुम्हारा नाम हटवा दिया था। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारा नाम वापस जोड़ा जा सकता है, तो तुम जा सकते हो। ये नक्श की हरकत थी। जब रोहन ने उसे इधिका को पार्टी में ले जाने की बात कही थी, तभी से उसने ये प्लान बना लिया था। नक्श इस हरकत पर रोहन को काफी गुस्सा आया। वो चिढ़कर बोला, और तुम्हें किसने हक दिया मेरे बिहाफ में मना करने का? तुम मेरे डिसीजन नहीं ले सकते हो। मैं ले सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे वो पोजीशन हासिल है। मैं हेड मैनेजर हूँ। किसे पार्टी में शामिल होना है, किसे नहीं, इसका डिसीजन मुझे लेना होता है। और तुम्हें किस बात का घमंड है? तुम्हें आज जो पावर और पोजीशन मिली है, वो राजवंश एम्पायर की वजह से मिली है, नक्श ने उसे सख्ती से जवाब दिया। रोहन को उसे पर बहुत गुस्सा आने लगा। राजवंश एम्पायर उसने ज्वाइन जरूर कर रखा था, लेकिन किसी की सिफारिश के दम पर नहीं। उसने अपनी पोजीशन को अचीव किया था। कंपनी में कोई ऐसा नहीं था जो उसकी इंसल्ट करने की हिम्मत करता था, लेकिन नक्श ने अपनी नई मिली पोजीशन के दम पर उसे सबके सामने बेइज्जत किया था। नक्श ने रोहन की तरफ देखते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, यहाँ सभी रिस्पेक्टेड लोग इकट्ठा है। क्या तुम चाहते हो कि इतने लोगों के सामने तुम्हें सिक्योरिटी यहाँ से धक्के मारकर निकाले?
तुम्हें एक फ्री की एडवाइस देता हूँ कि यहाँ से चले जाओ। रोहन से बात करने के बाद नक्श ने इधिका की तरफ देखा, जो शांति से उनका ड्रामा देख रही थी। नक्श ने अपने कदम इधिका की तरफ बढ़ाए और बोला, तुम्हें क्या अलग से समझाना पड़ेगा? अगर तुम्हें अंदर जाना है तो मेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। मेरे बिना तुम अंदर नहीं जा सकती। इधिका सिंघानिया, क्या सच में ऐसा है नक्श राजवंश? इधिका ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। वो आगे कुछ नहीं बोली और उसने दिशांक का भेजा हुआ इनविटेशन गेट कीपर को दिखा दिया। नक्श उसकी तरफ देखकर तिरछा मुस्कुरा रहा था और इसकी इस बेवकूफी पर मन ही मन हंस रहा था। लेकिन अचानक उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई जब गेट कीपर ने उसे अंदर जाने की परमिशन दे दी थी।